नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हिंदगी के पेज पर है। मैं कुश वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी फिल्मों पर और वेब सीरीज पर कुछ बात करेंगे। मेरे साथ आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं अजय ब्रह्मात्मा जी है, मिहिर और अनुराग आर्या। मिहिर फिल्म के अध्येता है फिल्मों के, और अजय जी तो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। आप सभी जानते हैं पिछले लगभग 2 दशक या 2 से ज्यादा दशकों से फिल्मों के लिए रेगुलर लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब और मैं तो हम लोग फिल्मों के बस दर्शक ही है। मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग दर्शक है। तो आज बात कुछ कुछ करते हैं, देखते हैं, दिलचस्प कुछ बातें होती है हिंदी फिल्मों पर और वेब सीरीज पर। शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब के पास में कुछ कुछ एक सवाल है, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब। शुक्रिया कुश, मुझे इस संवाद में शामिल करने के लिए। और मैं फिल्मों के मुरीद के साथ इन दोनों लोगों का भी मुरीद हूँ। और अजय जी काफी अनुभव रखते हैं, उन्होंने वर्षों इस क्षेत्र में काम किया है। और मिहिर ने एक तरीके से भाषा को इस फिल्म समीक्षा में जगह दी है। हालांकि वो कहते हैं कि वो समीक्षक नहीं है, पर उन्होंने जिस तरह से एक किस्म की भाषा को यहाँ सिनेमा में जगह दी है वो भी मुझे बेहद पसंद है। पर मेरा पहला सवाल अजय जी आपसे है। मैं कल मनोज वाजपेयी और अनुराग कश्यप के ट्वीट्स पढ़ रहा था जिन्होंने सत्या को याद किया, और मनोज वाजपेयी ने कहा भी कि इस सत्या ने उनके जीवन को काफी बदला, बतौर अभिनेता भी, और उनकी पहचान भी एक स्थापित की। मैं ये भी पढ़ रहा था कि राम गोपाल वर्मा इस सत्या के बारे में जिक्र कर रहे थे कि कैसे उन्होंने फिल्म बनी, और वो जिक्र कर रहे थे कि वो एक जेम्स हेडली चेज का एक नॉवल है, अभी तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उसका नाम, पर वो एक जेम्स हेडली चेज के नॉवल का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले तेलुगु में नागार्जुन को लेकर वो फिल्म बनाई, और वो फिल्म बहुत ज्यादा चली नहीं। उससे उन्होंने सबक सीखा, और फिर वापस सत्या को उन्होंने अपने निजी जीवन के कुछ अनुभवों के साथ जोड़कर शुरुआत की। सरप्राइजिंगली इस पूरी मूवी में आप देखेंगे, आप तो दोनों लोगों के करीब हैं, मनोज वाजपेयी जी के भी और अनुराग कश्यप के भी, कि उनकी शुरुआत थी। मेरा प्रश्न ये है कि सत्या ने हिंदी सिनेमा में क्या बदलाव किया, क्या चेंज किया? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सत्या ने एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, लेकिन अगर हम पूर्व में जाएं तो अर सत्य गोविंद निहालनी की शायद इसी तरह, इसी क्रूड ट्रीटमेंट पे बनी एक फिल्म है, इसी इंटेंशन को लेके, जिसमें ग्रे शेड्स हैं। और सुधीर मिश्रा की एक फिल्म थी जिसमें इसी सत्या के जो लेखक हैं, सह लेखक, जो सौरभ शुक्ला है, उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था, इस रात की सुबह नहीं, वो भी लगभग इसी ट्रीटमेंट पे है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कैसे इस फिल्म ने को हम अलग दृष्टि से देखते हैं, या हम पाते हैं कि इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के परिदृश्य को थोड़ा बदला? इसमें सभी को नमस्कार, और खास करके अनुराग जी से मैं पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो अपना पक्ष है, या जो मैं समझ पाया हूँ उन चीजों को देखते हुए, राम गोपाल वर्मा से भी काफी इंटरेक्ट किया है मैंने। मनोज और अनुराग तो बहुत प्रिय हैं ही मेरे, चाहे जितना भी अच्छा बुरा जो भी काम करें वो मुझे प्रिय लगते हैं। तो मैं बायस्ड हो सकता हूँ थोड़ा सा उनको लेकर के, और जिसके लिए मैं कतई शर्मिंदा नहीं रहूंगा। तो 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो है कि आपने सही नाम लिया कि अर्धसत्य था, या और भी ऐसी फिल्में थी जो आ रही थी, लेकिन उसके बाद से एक लंबा गैप जो हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन के सौजन्य से, या कह लें उनके प्रभाव से आया, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा बना, वो बहुत ही निरर्थक किस्म का सिनेमा था। लोग ऊब रहे थे उन सारी चीजों से। उसके बाद एक थोड़ा चेंज आया, तो हम देखते हैं कि जिसमें सूरज बड़ियात्या आते हैं, आदित्य चोपड़ा आते हैं, इस तरीके के लोग आते हैं जो एक बहुत ही हाई ब्रो कल्चर को लेकर के आते हैं। हालांकि बातें वो मिडिल क्लास और सारी चीजें उठाने की कोशिश करते हैं, फैमिली वैल्यूज को लाते हैं, लेकिन आप देखें उस फैमिली वैल्यूज से आम दर्शक का कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं बनता है। दूसरा, इंडस्ट्री में जिस तरीके से निर्माता निर्देशक हावी हो गए थे, ज्यादातर इंडस्ट्री के लोग थे, वो लोग एक्टिव थे, जिसको आज हम नेपोटिज्म या तमाम नाम दे रहे हैं,
तो मेरा शुरू से ये कहना है कि इंडस्ट्री के लोगों ने ज्यादा कंट्रीब्यूट इधर के सालों में नहीं किया है, खास करके दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोगों ने। पहली पीढ़ी ने हमेशा काम किया और पहली पीढ़ी हमेशा आउटसाइडर होती है वो, लेकिन जैसे ही वो इनसाइडर होते हैं तो वो रिपीट और सेफ और ये सारी चीजें खेलने लगते हैं। तो राम गोपाल वर्मा नाम जो है वो एक बहुत जबरदस्त हस्तक्षेप के तौर पे आता है। मेरे ख्याल है सत्या के पहले उनकी रंगीला आ चुकी, रंगीला के बाद दौड़ भी आई थी, उसके पहले एक शिवा आई थी। इन सारी फिल्मों के साथ वो दस्तक दे चुके थे और लंबे समय के बाद देखें कि दक्षिण से कोई निर्देशक आता है जो मुंबई में आकर के अपनी जगह बनाता है और तमाम नए लोगों के साथ है या ऐसे छोटे जो ज्यादा चर्चित और मेन स्ट्रीम कलाकार नहीं है उनके साथ काम करता है और उन पर कंटेंट पर काम करता है। कंटेंट के अलावा उसका ट्रीटमेंट भी अलग है जो नई प्रतिभाओं की वजह से हुआ है। सत्या में ही देखें तो सत्या में मैं अनुराग और मनोज और सौरभ और तमाम लोगों के नाम तो सारे लोग जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि उस फिल्म के एडिटर की उम्र सिर्फ 18 साल थी। जी, अपूर्वा असरानी जी मैंने हाँ, जी 18-19 साल। तो अपूर्वा असरानी जब आए थे उस समय उनको वो फिल्म मिली थी। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन सारे टैलेंट को देने का है। फिल्म जिस लेवल पे बात करती है उसके पहले जो अंडरवर्ल्ड की फिल्में आती थी, अपराध वाली फिल्में आती थी, उसमें अपराधी को एक अलग किस्म से ग्लैमराइज करके एंड पेडिस्टल पे बिठा करके या उनको ऊंची जगह दे करके या कहीं ऐसा विलेन बनाया जाता था जो शान और शोले वगैरह से हमने देखा था या बाद की फिल्मों में भी जो विलेन आता रहा था। यहाँ आप विलेन को देखें और जिस बात को बार बार राम गोपाल वर्मा कहते थे कि अपराधी के लिए अपराध एक पेशा है, उसके निजी जिंदगी का हिस्सा है। वह मर्डर करके आता है और फिर घर में आम पति की तरह हो सकता है चाय बनाना पड़े उसे, हो सकता है पत्नी की डांट सुननी पड़े उसे, हो सकता है सब्जी लाना पड़े, इस तरह के भी काम करता है वो। तो एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य मिडिल क्लास का लड़का जो महत्वाकांक्षी है लेकिन एक गलत दिशा में चला गया है, वो कैसे अपराधी बन जाता है, अपराध की दुनिया में प्रवेश करता है और फिर उसके साथ क्या चीजें होती हैं। और इसको मनोज ने खुद बिहार के हैं, बावजूद इसके उन्होंने जिस शिद्दत के साथ और जिस प्रभाव के साथ निभाया है फिल्म के अंदर, वो तो अभी इतिहास का विषय है और बार बार उस पर बात होती है, उस पर हम अलग से कभी और भी बात कर लेंगे। लेकिन जो जिस बात की जो मोड़ की बात आप कह रहे हैं, वो मोड़ राम गोपाल वर्मा की लाइफ में भी आता है, अनुराग कश्यप की लाइफ में भी आता है, मनोज बाजपेयी की लाइफ में भी आता है। विशाल भारद्वाज कुछ फिल्में कर चुके थे लेकिन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट फिल्म है वो। सिर्फ एक गुलजार पुराना नाम है वहां पे जो पहले से चला आ रहा था, वो उस फिल्म के गीत लिखते हैं। उर्मिला उसके पहले रंगीला में जरूर आ गई थी लेकिन रंगीला भी राम गोपाल वर्मा ने ही प्रेजेंट किया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इम्पैक्ट के तौर पे देखें और जो एक प्रस्थान बिंदु बनता है, और हिंदी सिनेमा मैंने इसको कई बार रेखांकित किया कि हिंदी सिनेमा में जो नए निर्देशकों की शुरुआत होती है, बाहर से आए निर्देशकों की शुरुआत होती है, उसकी पहली मजबूत कड़ी राम गोपाल वर्मा बनते हैं। बाद में उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, वो फिर अलग चर्चा का विषय होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लीड किया और लीड करने के साथ आप देखें उसके बाद धड़ाधड़ हर इलाके से, देश के हर इलाके से निर्देशक आते हैं और कहीं न कहीं इन सामान्य विषयों को वो अपने फिल्म का विषय बनाते हैं, सामान्य विषयों को चुनते हैं जिन पर फिल्में बनाते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। जी मिहिर, अजय जी ने जिक्र किया विशाल भारद्वाज का। इस मूवी में एक और नाम था संदीप चोटा का जो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक में थे, और राम गोपाल वर्मा उसका जिक्र करते हैं कि जब उन्होंने ये फिल्म उनके पास भेजी बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए, तो फिल्म के कुछ सीनों पर वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि भाई ये रियल सीन नहीं है। जैसे सिनेमा हॉल में कमिश्नर की हत्या के बाद इंस्पेक्टर का एक सीन है कि पुलिस इंस्पेक्टर कहता है
तो उन्होंने जिक्र किया कि उस वक्त कई निर्देशक या जो कोलाज या मान लीजिए पूरा सिनेमा ही कई लोगों की मेहनत का परिणाम होता है। तो उसमें संदीप चोपड़ा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे कहा कि भाई आप इस सीन को दोबारा दुरुस्त करके देखें। मेरा सवाल ये है आपसे कि इस फिल्म को जो पाथ ब्रेकिंग कहा गया उसके पीछे क्या कारण थे? क्या भाषा की आक्रामकता थी जो हमने बरसों बाद किसी हिंदी सिनेमा में नोटिस की, या इस फिल्म के कुछ ऐसे दृश्य थे जो वास्तविक जगहों पर बिना किसी प्लान्ड लोकेशन के शूट किए गए थे? आप इसे किस संदर्भ में देखते हैं? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और ये मेरे ख्याल से जो वो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। अजय जी ने एक लंबा इंटरव्यू किया था अनुराग का बहुत साल पहले, है ना, जिसमें अनुराग ने विस्तार से बात की थी कि कैसे वो रियल लोकेशंस पे जाके शूट करते थे, और उसमें वो भी कैमरामैन के साथ में जाते थे, और उन्होंने एक तरह से फिल्म बनाना वहीं से सीखा। कुछ चीजें, कुछ प्रभाव इसके, अगर आप सत्या के बारे में पढ़ें तो उसमें बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो पहले बैंडेड क्वीन के साथ में इंडस्ट्री में जिन्होंने शुरुआत की, और फिर वो जैसे मनोज वाजपेयी को भी शायद बैंडेड क्वीन के समय पे ही देखा रामगोपाल वर्मा ने। तो मैं वापस से एक बार आपको 90s में लेके जाऊं, अजय जी ने उसकी तरफ इशारा भी किया। देखिए, एक बड़ा जिसको आप कहेंगे बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री के हिसाब से, वो लेट 80s का पीरियड है, 87, 88, 89 के आसपास। फिर दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है ये 98, 99 के आसपास का। इन दोनों समय पे आपको सिनेमा के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हुए दिखते हैं जो उसके आगे के, मतलब कम से कम आगे के 8-10 साल के सिनेमा को या उसके ट्रेंड को बदलने का काम करते हैं। उस समय ठीक, उस समय नहीं समझ में आता है, लेकिन आज 10 साल बाद, 20 साल बाद हम कहते हैं कि ये ट्रेंड सेटर फिल्में थी, तो मतलब इन्होंने कुछ नया किया। इन दोनों टाइम पीरियड पे हमारी ऑडियंस और हमारे सिनेमा का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी दिलचस्प तरीके से बदल रहा था। तो 88-89 पे क्या होता है, टेलीविजन के आने की वजह से सिनेमा को एक बड़ा चैलेंज मिलता है, और आप देखें उस समय पे हमारा सिनेमा कुछ नई तरह की चीजों को इवॉल्व करने की कोशिश करता है। तो सत्या से पहले जिस फिल्म को याद किया जाता है एक नई तरह की सिने भाषा को हिंदी सिनेमा में लेके आने के लिए, वो परिंदा है। और आप देखें तो इन दोनों फिल्मों के बीच में तकरीबन 10 साल का अंतर है। परिंदा भी ये प्रयोग करती है कि वो रियल लोकेशंस के ऊपर बंबई को जिस तरह से उसमें दिखाया गया है, जिस तरह की आतंक को खड़ा करने के लिए बैकग्राउंड स्कोर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या आतंक को खड़ा करने के लिए विजुअल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मेलोड्रामा की जो एक परंपरा हिंदी सिनेमा में रही है, जिसमें आप इमोशन को एक्सट्रीम पे ले जाने की कोशिश करते हैं, उससे अलग कोई और भाषा ढूंढने की कोशिश, जिसके ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता है कि वेस्टर्न सिनेमा से प्रभावित है, वो परिंदा के साथ भी है, वो इसके साथ। लेकिन आप अगर हिंदी सिनेमा की परंपरा में देखें तो जो मेलोड्रामेटिक लैंग्वेज है उससे आप किसी तरह से अलग हटने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आप बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करते, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। तो ये आप इवन ये आप इसमें भी देखेंगे, सत्या में भी देखेंगे। दूसरा टाइम ये है, तो सर ने जो इससे पहले वाली हिस्ट्री की चर्चा की अजय जी ने, कि एक पूरा दौर आता है जिसमें ये आदित्य चोपड़ा और करण जौहर और, है ना, वो जो फिल्में बनने लगती हैं जो एक खास तरह की फैमिली वैल्यूज को एस्टेब्लिश करती हैं, अपर मिडिल क्लास, और फिर उसके बाद अपर क्लास हमारी कहानियों के केंद्र में आता है। कहानियां आउटडोर लोकेशन से इंडोर लोकेशन पे सिमट जाती हैं, और ये 93, 94, 95 में एक के बाद एक ऐसी फिल्में आती हैं, बड़ी हिट होती हैं, ऑडियंस का क्लास बदलती है। तो हिंदुस्तान के अंदर सिनेमा हॉल में जाने वाली ऑडियंस में से अपर मिडिल क्लास धीरे धीरे कम होने लगता है, वो टेलीविजन घर में बैठ के देखना ज्यादा अच्छा मानता है। और जो हमारे सिनेमा की ऑडियंस है उसमें लोअर क्लास, जिसको फ्रंट बेंचर्स कहते हैं, उनकी तादाद बढ़ने लगती है। इससे सिनेमा की आमदनी घटती है। हमारे सिनेमा बनाने वाले इस बीच अपनी एक नई ऑडियंस ढूंढते हैं विदेशों में, खासतौर पे अमेरिका और यूके में बैठे हुए हिंदुस्तानी लोग, वहां पे बैठे हुए विदेशी नहीं, वहां पे बैठे हुए हिंदुस्तानी लोग, जो उस भारत को देखना चाहते हैं फिल्मों में जिस भारत को वो पीछे छोड़ आए हैं। इसीलिए खास तरह का फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट भी उन फिल्मों के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद में फिर 98 के अंदर सत्या आती है। सत्या वही फिल्म वही साल रिलीज होती है जिस साल, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, तो कुछ कुछ होता है रिलीज हुई। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों फिल्मों की कहानी बंबई शहर के बारे में है ना। आप अगर ये दो फिल्में, ये बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट हो सकता है, आप ये दो फिल्में किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाएं जिसने बंबई शहर को ना देखा हो या ना जानता हो, और उससे ये पूछें कि भाई ये दो शहर आपको, ये क्या एक ही शहर क्या लगता है,
तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक ही शहर के बारे में बात कर रही है दोनों फिल्में। और ये बहुत दिलचस्प किस्सा है दोनों फिल्मों का। एक तरफ सत्या की रियल लाइफ रियल लोकेशंस पे शूटिंग के बारे में किस्सा है कि उन्होंने असल में गणपति विसर्जन के दृश्य अपनी फिल्म के अंदर इस्तेमाल किए हैं। मतलब गणपति विसर्जन को आप क्रिएट नहीं कर सकते, या करेंगे भी तो वो असर नहीं पैदा कर सकता जो असल में गणपति विसर्जन की या उसके बाद के जो दृश्य हैं। केवल गणपति विसर्जन में उत्सव है, लेकिन उसके अगले दिन आप अगर समंदर किनारे जाएंगे तो वो मूर्तियों के अवशेष जो दिखाई देते हैं, वो जिस तरह का एक मोहभंग पैदा करता है उन दृश्यों का इस्तेमाल। दूसरी तरफ आप कुछ कुछ होता है देखिए, कुछ कुछ होता है के अंदर जो उसकी डिजाइनर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, ये कई जगह पे दर्ज हुआ है कि फिल्म तो पूरी इंडोर में शूट होती है ना, और खिड़की के बाहर जो दृश्य दिखता है घर में से, वो दृश्य करण जौहर को लगता है कि वो वैसा बंबई नहीं है जैसा बंबई उनको उनके दिमाग में उनकी फिल्म में होना चाहिए। तो असल में जो दृश्य है, मतलब उन्होंने जब शूट किया होगा तो खिड़की के बाहर जो बंबई दिख रहा होगा उसे हटा के कंप्यूटर से सुपर इम्पोज करके एक इमेज लगाई जाती है जो कि वो साउथ बॉम्बे की गॉथिक इमारतें जिस तरह की दिखती हैं वैसी। तो रियलिटी से हमारी फिल्म इतनी दूर आ गई है कि उनको रियलिटी, और हमारी फिल्मों ने कैसी रियलिटी खड़ी कर दी है कि अब आपको असल चीज से ज्यादा वो रियलिटी सच्ची लग रही है, और भले वो रियलिटी आपको कंप्यूटर से डिजाइन करनी पड़े। तो ये यानी उन्होंने, आप कहेंगे कि यानी उन्होंने एक उस दर्शक को वापस सिनेमा हॉल में लेकर आए, वो जो उससे दूर जा रहा था, खासतौर से एक मध्यम वर्गीय दर्शक और जो इसमें लोअर क्लास का दर्शक। हाँ, इसमें एक बात ये भी है कि आप जिस तरह की फैमिली वैल्यूज की बात कर रहे हैं, उसके अलावा नए दर्शक बनाने की कोशिश है, तो आप लोअर मिडिल क्लास को एड्रेस कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि उसी समय पे मल्टीप्लेक्स कल्चर हिंदुस्तान में एंटर करती है, तो मल्टीप्लेक्स के साथ में बहुत सारी तकनीक हमारे सिनेमा हॉल्स की बेहतर होती है। तो साउंड के साथ में आप कोई भी प्रयोग सिनेमा में तभी कर सकते हैं, आपने बैकग्राउंड स्कोर की बात की ना, जब आपको ये मालूम हो कि जिस सिनेमा हॉल में हमारी फिल्म प्रदर्शित की जाएगी वहां पे इस साउंड को दिखाने के लिए या इस साउंड को सुनाने के लिए वो स्टीरियो मौजूद है, वो डॉल्बी डिजिटल मौजूद है ना। तो रामगोपाल वर्मा की मैं एक और फिल्म का नाम लूंगा, इससे पहले रिलीज हुई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर बहुत कम बात होती है। उस फिल्म का नाम है रात, जिसको कहते हैं हॉरर सिनेमा की एक पूरी नई श्रृंखला जिस फिल्म ने शुरू की। इससे पहले तक हिंदी सिनेमा के अंदर परंपरा से हॉरर सिनेमा बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्मों का हिस्सा माना जाता था, है ना। रामसे ब्रदर्स की फिल्में हॉरर सिनेमा होती थी। अगर आप ए लिस्ट फिल्म बना रहे हैं तो हॉरर के साथ में आपको कोई और एलिमेंट डालना पड़ेगा, लव स्टोरी होनी चाहिए, साथ में थोड़ा हॉरर दिखा लीजिए, अलग बात है, लेकिन आप प्योर हॉरर नहीं बना सकते। हिंदी सिनेमा में उसकी परंपरा नहीं थी। रात के साथ में वो परंपरा शुरू होती है। रात के अंदर फिल्म की ओपनिंग में हीरो हीरोइन का नाम नहीं आता है, बहुत मजेदार चीज है। रात की ओपनिंग टाइटल्स में सबसे पहले उसके टेक्निकल क्रू का नाम आता है। रामगोपाल वर्मा एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मैं एक ऐसी फिल्म लेके आ रहा हूं जिसमें हीरो हीरोइन कौन है, इस फिल्म के साउंड डिजाइनर फिल्म के हीरो हीरोइन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग रामगोपाल वर्मा ने किए। मजेदार बात यह है कि रामगोपाल वर्मा स्कूल से निकले हुए लोग, रामगोपाल वर्मा इस बात को बहुत कहते थे, हालांकि उनकी कई फिल्में इसको जुटलाती हैं कि वो गानों को अपनी फिल्म में से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि गाने दरअसल मेलोड्रामा के या कहानी से भटकाव के सबसे बड़े चिन्ह हैं, है ना। लेकिन उन्होंने गानों को अपनी फिल्मों में री इन्वेंट किया निकालने के बजाय। रंगीला देखिए, इवन आप सत्या देखिए, सर ने कहा कि सारे लोग नए थे लेकिन गुलजार पुराने थे। तो ये जो चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे हमेशा लगता है कि अगर ये री इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो हिंदी सिनेमा से भी गाने या सॉन्ग राइटिंग और गानों का उसी तरह से खात्मा हो सकता था जैसे विश्व भर के सिनेमा में होता है। गाने विश्व भर के सिनेमा का उस तरह से प्राथमिक हिस्सा नहीं है जैसे हमारे देश के सिनेमा में है। लेकिन पहले रामगोपाल वर्मा ने, उसके बाद में अनुराग कश्यप ने, उसके बाद विशाल भारद्वाज ने, तमाम लोगों ने अपनी फिल्मों में गानों को नई तरह से प्रयोग किया। उन्होंने लिप सिंगिंग काफी हद तक बंद कर दी। उन्होंने गानों को बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह से इस्तेमाल किया। उन्होंने गानों को कैरेक्टर के इमोशंस को एनहेंस करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह पे उन्होंने डायलॉग की जगह पे गानों को इस्तेमाल किया। विशाल ये काम बहुत करते हैं। वो दृश्यों में कई बात बोल के नहीं कह पाते तो गानों के जरिए उन बात को कहलवा देते हैं। देवटी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें किरदार बहुत सारी बातें बोल नहीं पाते लेकिन उनके अपने अपने गाने उनकी
उनके मनोभावों के प्रतिनिधि बन जाते हैं, कई बार तो केवल बैकग्राउंड म्यूजिक प्रतिनिधि बन जाता है। तो ये री इन्वेंशन भी सत्या इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक आउट एंड आउट अंडरवर्ल्ड फिल्म होते हुए भी उसमें जिस तरह से गीतों का इस्तेमाल किया गया है वो मुझे लगता है बहुत रेखांकित करने वाली चीज है, जिसने आगे आगे आने वाला जो तकरीबन एक दशक का सिनेमा है उसके अंदर गानों की भूमिका को बचाए रखा, जिंदा रखा और उसके लिए एक नई जमीन तैयार की। जी अजय जी, मिहिर ने जिक्र किया 80s का। हालांकि हम जिस तरह आपने कहा कि आप थोड़े बायस हैं अनुराग कश्यप और मनोज वाजपेयी के लिए, मैं और कुछ थोड़ा बायस हैं गुलजार के लिए। और गुलजार के अंदर एक अच्छी बात है कि वो फ्लेक्सिबल है, मोल्ड हो जाते हैं, युग हर दशक के हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं अनुराग कश्यप और दिवाकर बनर्जी पे जाने से पहले आपसे, चूंकि मिहिर ने जिक्र किया 80s का, मैं उससे थोड़ा पहले की बात आपसे करना चाहता हूं कि एक समय था 70 या 60 का दशक था कि जब हिंदी सिनेमा का जो मुख्य धारा का सिनेमा है वहां पर चेतन आनंद थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, बासु चटर्जी थे, ऐसे फिल्मकार थे, और दूसरी तरफ श्याम बेनेगल और गोविंद निहालनी जैसे लोग थे। वो समानांतर फिल्म, ये समानांतर सिनेमा या पैरेलल सिनेमा है, दोनों एक साथ फिल्में बना रहे थे। आंधी और श्याम बेनेगल की कई फिल्में लगभग साथ साथ रिलीज हुई हैं। शोले आंधी लगभग एक समय में रिलीज हुई है। मेरा सवाल ये है कि मुख्य धारा, जैसे आपने बताया ना कि एक गैप था जो 10 साल में जो सिनेमा गुम गया था, जो मुख्य धारा का सिनेमा, ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास आज भी पैरेलल सिनेमा का एक सब्स्टिट्यूट है? हमारे पास योग्य निदेशक हैं, चाहे आप उन्हें अनुभव सिन्हा कह दें, अनुराग कश्यप कह लें, दिवाकर बनर्जी कह लें, लेकिन हमारा जो मुख्य धारा का सिनेमा है वो धीरे धीरे श्रिंक हो गया, खत्म हो गया। वो जो गैप आया उसका क्या कारण देखते हैं आप? जो मुझे लगता है अध्ययन के हिसाब से वो है कि उसके बहुत ही हिस्टोरिकल रीजंस थे। हिस्टोरिकल रीजंस ये थे कि अगर उन सभी फिल्मों को लेकर के और अभी कोई अध्ययन किया जाए तो 2-3 चीजें बहुत खटकने वाली हैं उसमें, और जिससे लगता है कि उसका आधार उस ढंग से मजबूत जमीन पर नहीं आ पाया था। एक तो ज्यादातर फिल्म मेकर जो थे वो जो हिंदी फिल्में और उस भारतीय समाज को लेकर आ रहे थे, उनका उस हिंदी समाज से, या कह लें जिस भाषा में वे फिल्में बना रहे थे, उसका भाषा का सही ज्ञान उनके पास नहीं था। ज्यादातर को ऐसे अनुवाद की जरूरत पड़ती थी या ऐसी भाषा की जरूरत पड़ती थी जो थोड़ी सी कृत्रिम भाषा थी उन फिल्मों में। अगर आप देखें तो मैं बहुत साधारणीकरण नहीं कर रहा हूँ इसकी, कहीं मेरी बात जैसे मिर्च मसाला में टूटती हुई दिखेगी, ये पैरेलल सिनेमा की बात कर रहे हैं, टूटती हुई दिखेगी। हाँ, पैरेलल सिनेमा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पैरेलल सिनेमा में ये चीजें हो रही थी। दूसरा क्या दिक्कत हुआ कि पैरेलल सिनेमा को जो ऑडियंस हमने, आपने और ऐसे कुछ लोगों ने टीवी के जरिए देखा या मॉर्निंग शोज के जरिए देखा, लेकिन वो मेन स्ट्रीम की फिल्में नहीं बन सकी। हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में कह सकते हैं, बासु चटर्जी की फिल्में कह सकते हैं, गुलजार साहब की फिल्में कह सकते हैं। ये फिल्में जरूर एक मिडिल ऑफ द सिनेमा जिसको कहा भी जाता है उसमें आई और उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। इसीलिए मुझे लगता है कि पैरेलल सिनेमा खुद ब खुद एक समय के बाद, मैं नहीं कहूंगा कि अपनी मौत मर गया वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेस खिसक गया। दूसरे, इन सारी फिल्मों के फाइनेंसर जो थे वो एनएफडीसी वाले थे, और एनएफडीसी ने अपनी भूमिकाएं धीरे धीरे बदली, धीरे धीरे चेंज की, और ये फिल्मों के फाइनेंस का काम, मुनाफा छोड़ के फाइनेंस का काम, मुनाफे पर ध्यान नहीं देना, इन चीजों का काम धीरे धीरे श्रिंक होता चला गया। भारत सरकार की जो एक, उस समय तो भारत सरकार, बंगाल सरकार, केरल की सरकार, इन सारी सरकारों की मदद मिलती थी फिल्म मेकर्स को, और ये लोग फिल्में बना रहे थे। और ये सारे फिल्म मेकर कहीं ना कहीं फिल्म मूवमेंट से आए हुए थे, विदेशी फिल्मों को देख करके आए हुए थे। तो कहीं एक वो तार छूट रहा था जो देश का यथार्थ है और जो उनकी फिल्मों में आ रहा था, उसमें कहीं एक अंतर पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो धारा आगे नहीं चल पाई। दूसरा, अमिताभ बच्चन और तमाम लोगों के होने की वजह से अमिताभ बच्चन का जो भी कंट्रीब्यूशन है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो उससे क्षति हुई है
वो वन मैन इंडस्ट्री होने की वजह से उन्होंने अकेले ही पूरी इंडस्ट्री को लगभग बर्बाद किया है। बर्बाद करने का ये कि सब लोग उस तरफ मुड़ते चले गए धीरे धीरे। और जो हालांकि श्याम बेनेगल फिल्में बनाते रहे, बाद में भी बनाते रहे, गोविंद निहलानी भी फिल्में बनाते रहे, लेकिन ये सारे लोग लगभग हाशिए पर चले गए और इनकी फिल्मों का वो महत्व नहीं रह गया जो एक न्यू वेव सिनेमा के साथ आया था। सारा आकाश हो, भुवन सोम हो, जहां से ये शुरुआत होती है, उसके बाद से इन्होंने एक जमीन तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जमीन थोड़ी उस ढंग से पुख्ता नहीं थी शायद, जिसकी वजह से मुझे लगता है और भी कारण होंगे इसके, जो लोग अध्ययन करते हैं इतिहास का खास करके वे ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है या इन लोगों से जो बातें करते हुए जिस ढंग से बेनेगल जी शिफ्ट करते हैं, बेनेगल जी सरकारी अनुदानों पर निर्भर करने लगते हैं, मिनिस्ट्री के लिए फिल्में बनाने लगते हैं, उनकी फिल्मों में उसका प्रभाव, उसकी कमजोरी झलकने लगती है उनकी फिल्मों में, बात की फिल्मों में। यही गोविंद निहलानी के साथ भी होता है। तो ये सारी समस्याएं आई हैं जिसको हम भुला नहीं सकते। और दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि देश किस तरीके के अवस्था से गुजर रहा है, कैसी राजनीतिक और सामाजिक माहौल से जा रहा है। तो जो अपहीवल 66 के बाद था और खास करके इमरजेंसी या उसके बाद हुआ, वो सारी चीजें और एक चेतना जो सामान्य लोगों के बीच आई थी वो भी फिल्मों में आकर के कहीं ना कहीं जगह पा रही थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के साथ मजबूत होने के साथ देश में जो स्थिरता नाम की एक चीज आई थी या दिख रहा था कि सब कुछ अब सामान्य हो रहा है, वहां पे वो भोग और आनंद और सुख, इन सारी चीजों की तरफ सिनेमा भागा। और ये जो कठोर यथार्थ हो सकते हैं, जो सामाजिक विसंगतियां हो सकती हैं, वो ज्यादातर लिटरेचर में सिमट गया और लिटरेचर तक ही महदूद रहा, इधर नहीं आ पाया, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग बताएं, कुछ आप भी कुछ बताएं। सर मैं वेब सीरीज पे बात करना चाहूंगा बहुत सारी, लेकिन अच्छा चलिए क्योंकि डॉक्टर साहब के कुछ सवाल थे फिल्मों को लेकर के और हमारे पास समय भी कम है, तो एक बार हम उन सवालों को एक बार ले लेते हैं, उसके बाद और भी कई बातें करेंगे। हाँ, कुछ आपने वेब सीरीज की बात की, उससे पहले बस एक सवाल मैं मीर से पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा मीर वेब सीरीज पे भी हम लंबी बात करें थोड़ी समय की देखते हुए। पर हम अगर देखें, पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अनुराग कश्यप या बाकी की जो विशाल भारद्वाज लोग के जैसे निर्देशक हैं वो राम गोपाल वर्मा स्कूल से आए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बट आई डोंट एग्री। पर मैं एक चीज देखता हूं कि अनुराग कश्यप डार्क जोनर के सिनेमा में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, लेकिन जहां वो थोड़ा सा डिफरेंट जाते हैं, यानी उनके पास जब विषय की विविधता, जो मैं दिवाकर बनर्जी की फिल्मों में देखता हूं, जहां से वो शुरू करते हैं और शंघाई तक और बाद तक, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दिवाकर बनर्जी के पास ज्यादा विविधता है। नो डाउट कि अनुराग कश्यप की एक अपनी मौलिकता है, पर जैसा हम देख रहे हैं कि राम गोपाल वर्मा की मौलिकता भी करप्ट होने लगी, ह्रास होने लगा। जो वो शुरुआत में मौलिक थे, बाद में वो अपने आप को रिपीट करने लगे। यहाँ मैं अगर मैं सिर्फ इन दोनों निर्देशक का कंपैरिजन पे एक आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहता हूँ, दिवाकर और अनुराग कश्यप की, फिर हम आगे कुछ की वेब सीरीज पे बात करेंगे। एक तो मुझे इससे ही असहमति है, या मैं इसी बात से सहमत नहीं हूँ कि ये दोनों एक तरह के निर्देशक हैं। मेरे हिसाब से ये इसलिए कई बार इन दोनों को साथ में नाम लेके इनकी बात की जाती है क्योंकि दोनों राजनीतिक रूप से थोड़ा मुखर हैं, दोनों के बयान एक दूसरे कई बार मिलते हुए लगते हैं। एज ए फिल्म मेकर दोनों बहुत अलग अलग फिल्म मेकर हैं। मुझे ये भी लगता है कि दिवाकर बनर्जी जो है वो ज्यादा क्या कहेंगे उसे, जिसको आप एक तरह का, मैं उसको सिनेमा में एक तरह की प्रदर्शनकारिता कहता हूँ। दिवाकर के सिनेमा में उस तरह की प्रदर्शनकारिता नहीं है, अनुराग के सिनेमा में एक किस्म की प्रदर्शनकारिता है। वो शायद उन दोनों के व्यक्तित्व में भी है जो उनके फिल्मों के अंदर दिखती है। दोनों अलग अलग विषयों पर फिल्में बनाते हैं, इस मायने में ये है कि दोनों ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन दिवाकर की फिल्मों में उस तरह से प्रदर्शनकारिता नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से दिवाकर की फिल्मों को ज्यादा पसंद करता हूँ। अनुराग की फिल्मों का को मैं एज ए फिल्म
अलग अलग फिल्मों पे बात हो सकती है। मुझे लगता है कुछ फिल्में उन्होंने बहुत गजब की बनाई हैं, बहुत शानदार फिल्में हैं। कई ऐसी फिल्में जो कि लोगों को नहीं पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई, जैसे अगली मुझे बहुत पसंद आई, जो बहुत सारे लोगों को शायद उतनी अच्छी नहीं लगी, या किसी वजह से किसी वजह से वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। हमारे यहाँ पे फिल्मों की रिलीज के पीछे इतने तरह के तात्कालिक गणित काम करते हैं कि कई बार बहुत अच्छी फिल्में चर्चा से बाहर हो जाती हैं, और अजय जी उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बता सकते हैं। पर मुझे अगली बात पसंद है। मुझे लगता है अनुराग कश्यप एक चीज जो बहुत अच्छी करते हैं वो ये है कि वो अपने किरदार के भीतर की बुराई नहीं सामने ला रहे हैं, वो आपके या दर्शक के भीतर की जो जिसको आप दर्शक के भीतर का अंधेरा कहेंगे उसे सामने ले आते हैं। अगली इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है। मतलब अगली में आखिर में आप जितना बुरा सोच रहे हैं, लोग उतने बुरे नहीं है। कुछ इस तरह का अनुराग कश्यप के साथ में आप रख के देखना चाहें तो आप इस मायने में इस विचार प्रणाली को फिल्मों में इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले दूसरे फिल्म मेकर के तौर पे आप इनको श्रीराम राघवन को रख सकते हैं। श्रीराम राघवन भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इन दोनों की आप साथ में रख के तुलना कर सकते हैं। दिवाकर तो मुझे लगता है एक तरह का सोसाइटी का सेल्फ क्रिटिक कर रहे हैं, और गाना मुझे ही सुनाई दे रहा है, आपका फोन बजा मेरे पास फोन आ अच्छा हाँ तो बैकग्राउंड स्कोर आ गया था। वैसे इन बिटवीन एक मैं चीज कह दूं इंटरप्ट करते हुए, इत्तेफाक है कि आज हम सब येलो में हैं। तो दिवाकर की फिल्में देखते हुए या दिवाकर की फिल्मों पे बात करते हुए मुझे जो याद आते हैं वो दूसरे फिल्म मेकर नहीं, मुझे हिंदी के एक बहुत मशहूर चर्चित कहानीकार है जिन्होंने एक समय पे फैसला लेके कहानियां लिखना बंद कर दिया था, ज्ञान रंजन। मुझे उनकी कहानियां याद आती हैं। उनकी कहानियों की किताब की जब भूमिका आप पढ़ते हैं उसमें उन्होंने बात की थी कि मेरी जो पहली कहानी थी वो बहुत पसंद की गई, और मेरी दूसरी कहानी के बाद में मेरे प्रशंसकों ने उसको फाड़ दिया। मतलब वो उनकी कहानियों की सफलता इसमें है कि वो अपने पाठकों को एक ऐसा धक्का देते हैं अपनी कहानी के साथ में, वो उनको सहज नहीं होने देते। मतलब मैं अपने रचनाकार से जो चाहता हूं मुझे मेरा रचनाकार वही दे, तो ये तो रिपीटिशन है। दिवाकर की फिल्मों के साथ में मजेदार बात यह कि वो जो हर फिल्म के साथ में ऑडियंस खड़ी करते हैं वो अगली फिल्म में उसी ऑडियंस को क्रिटिक करते हैं। इसकी वजह से आर्थिक रूप से उनकी फिल्में कभी सक्सेसफुल नहीं होती, वो कभी अपना फैन बेस नहीं बना पाते। दिवाकर की फिल्मों का कोई फैन बेस नहीं है उस तरह से। अगर आप दिवाकर की फिल्म, बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे लोग उनके मुरीद हैं। तो ये बहुत दिलचस्प बात है। तो ये जिसको आप सेल्फ क्रिटिक कहते हैं वो दिवाकर की फिल्मों की खासियत है। और अगर आप पहली दो फिल्म जिन पे मेरा काम है वो देखें, आप खोसला का घोंसला देखें और उसके बाद ओए लकी लकी ओए देखें। खोसला का घोंसला पूरी फिल्म का जो मूल है वो एक परिवार के साथ आने के बारे में है। वो कहानी ना कैसे अलग अलग दिशाओं में जाने वाले लड़का लड़की सब एक मुसीबत आने पे एक साथ खड़े हो जाते हैं। यही है वो फिल्म का इमोशनल अपील, है ना। पिता भी बच्चों की तरफ, आखिर में वो परिवार साथ आ जाता है। लेकिन अगर आप ओए लकी देखें तो ओए लकी तो दरअसल परिवार के ढांचे की खत्म होने की कहानी है। उसमें एक लड़का है जो अपने पिता को ढूंढ रहा है और हर बार धोखा खाता है, और एक बार धोखा खाता है। और इस प्रयोग को इतने दिलचस्प तरीके से शायद दिवाकर ही दिखा सकते थे कि उन्होंने परेश रावल को 3 रोल में कास्ट किया है। तो एक पितृसत्तात्मक समाज में परिवार कैसे आपको इमोशनल सपोर्ट के तौर पे रोल प्ले करता है, वो अगर आपको देखना हो तो उसके लिए खोसला का घोंसला से कोई अच्छी फिल्म नहीं है। उसमें पिता सारी बुराइयों के बावजूद सबसे आदर्श किरदार हो जाते हैं, है ना। और उनके अंदर कुछ बदलता है क्या? वो अपने लड़कों की इच्छाओं को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं क्या? वो उतने मेल शोविनिस्ट नहीं रहते क्या? उनकी एक 3 मंजिल का घर बना लेने की इच्छा खत्म हो जाती है? नहीं, पिता नहीं बदलते, हमारी सोच बदल देती है फिल्म 2.5 घंटे। और अपनी दूसरी फिल्म में वो सारी ऑडियंस को तबाह कर देते हैं दिवाकर, एक ऐसी फिल्म के साथ में जिसको फैमिली स्ट्रक्चर कहते हैं, उस फैमिली स्ट्रक्चर का ही क्रिटिक है वो पूरी फिल्म, कि जिस प्यार का धोखा देके आपको परिवार अपने साथ जोड़ता है वो प्यार धोखा है, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है दरअसल। तो मुझे लगता है ये दिवाकर की सबसे बड़ी खूबी ही कई बार उनकी असफलता का कारण बन जाती है। अब तो बहुत सारी उनकी फिल्में जिनके ऊपर बात भी नहीं हुई है, जैसे अभी मैं बहुत दिलचस्प बात है, मैं देख रहा था जो ये अभी उनकी सबसे नई शॉर्ट फिल्म है जो घोस्ट स्टोरीज के अंदर उन्होंने फिल्म बनाई है।
मेरे ख्याल से अगर आप वो फिल्म देखें आज के समय की, कम से कम पिछले 1 साल में देखिए, सबसे रेलेवेंट फिल्मों में से एक अगर कोई फिल्म है तो वो फिल्म। लेकिन हमारा मीडिया जिस तरह से काम करता है, घोस्ट स्टोरीज को करण जौहर की फिल्म कह के प्रचारित किया गया, और करण जौहर की फिल्म कैसी होती है और वो पूरा इनसाइडर है। एक निर्देशक की इमेज को कैसे ब्रांड किया जाता है और कैसे उसमें बहुत सारे लोगों को खपाया जाता है, तो उस फिल्म के बारे में बात ही नहीं हुई। जो पूरा का पूरा हमारी सोसाइटी की डिबेट हो गई है, अस वर्सेस दे, है ना, हम और वे, आप बंटवारा करेंगे तो जीतेंगे, उसके बारे में उससे अच्छा कमेंट आपको कहाँ मिलेगा? वो तो गजब की फिल्म है, लेकिन उसके फिल्म के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। वो फिल्म कब आई, कब चली गई? इसके पीछे इस बात की भी भूमिका है कि दिवाकर ने एक से ज्यादा बार हमारी जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में लिखा है, बोला है, तो वो भी चीज रोल प्ले करती है, और व्यावसायिक असफलताएं भी रोल प्ले करती हैं। इस बात के बारे में बहुत चर्चा हुई कि किस तरह से डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी की सफलता का असर हुआ सुशांत के ऊपर, लेकिन इस बात की कहाँ चर्चा हुई कि दिवाकर बनर्जी के करियर पे उसका क्या असर हुआ। तो एक अद्भुत फिल्म, बहुत शानदार फिल्म थी वो। मतलब मेरे ख्याल से उस तरह की फिल्म जिसमें लेयर पे लेयर पे लेयर खुलती जा रही है सस्पेंस की, उस तरह की फिल्म हमारे जिसको आप कहते हैं वो लास्ट ट्विस्ट वाला जो सस्पेंस फिल्मों की परंपरा है हिंदी सिनेमा के अंदर, उससे बिल्कुल अलग किस्म की फिल्म थी वो। लेकिन वो केवल फिल्म ही नहीं गई, वो फिल्म के आगे जितनी और फिल्में बननी थी, कैरेक्टर बिल्ड किया गया था इस सीरीज के लिए, वो सब कुछ उस फिल्म की असफलता के साथ में खत्म हो गया। तो ये एक बड़ी बात है कि व्यावसायिक सफलताएं भी कई बार निर्देशक का आगे का रास्ता तय करती हैं। और ये मिहिर आपने सही बात कही है, क्योंकि अभी एक कमेंट भी आया है, मुनीश शर्मा जी का कमेंट है, कह रहे हैं कि दिवाकर को आप 2-3 बार असफल कह चुके हैं। व्यावसायिक स्तर पे असफल कह चुका हूँ। हाँ, मेरे लिए तो सफल है क्योंकि अच्छी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन यहाँ मिहिर मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि दिवाकर के यहाँ राजनीति और विचार या समाज तीनों की बहुत अच्छी समझ है, जो अनुराग के यहाँ मिस करता है। अनुराग में एक अराजक व्यक्ति है, अराजक राजनीतिक समझ भी है, जो उनकी किरदारों पर कई बार हावी होती है, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके अलग चली जाती है, और वो किसी सार्थक हस्तक्षेप की तरह नहीं मौजूद रहती है। वो कहीं बिखराव अनुराग के व्यक्तित्व में भी है, अनुराग की सोच में है, जो उनकी फिल्मों में बार बार आता रहता है। यहाँ राजनीतिक स्थिरता कह लें या राजनीतिक समझ की गंभीरता कह लें, वो दिवाकर में ज्यादा रही है। मुझे लगता है कि सुधीर और दिवाकर ये दो अपने समय के ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनके यहाँ ये राजनीतिक समझ ज्यादा गहरी है, और आप बहुत हद तक उससे असहमत हो या सहमत हो, लेकिन आप मानेंगे कि वे बहुत गाढ़ेपन के साथ इन चीजों को रखते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सामने नहीं आते, वोकल नहीं होते। जबकि अनुराग बहुत वोकल होते हैं, कई बार स्टैंड लेते दिखते हैं, लेकिन उनके किरदार उस गहराई के साथ उस पर टिकते नहीं है। कहीं ना कहीं वो भाग जाते हैं या कुछ और रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। ये थोड़ी सी मतलब दिवाकर की सारी फिल्मों को आप देखें एक एक करके, और अनुराग की सारी फिल्मों को देखें, तो ये बड़ा फर्क नजर आ सकता है। बिल्कुल सर, और इसका हालिया उदाहरण भी है अपने पास पे, जो हम देखते हैं कि अनुराग की अभी जो फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर, चोक्ड, तो चोक्ड पे जो डीमोनेटाइजेशन को बेसिकली एक आधार लेकर के एक फिल्म की कहानी बनाई गई है। तो इसमें बहुत कुछ था जो वो कह सकते थे अपनी बात से, लेकिन वो कहीं चूक जाते हैं इससे, ऐसा मुझे लगा फिल्म देखते हुए। जबकि हम दिवाकर को देखते हैं शंघाई में, तो वो बहुत सशक्त तरीके से अपनी बात कहते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हुए। बल्कि शायद वो फिल्म तब आई थी जब शायद राष्ट्रवादी सरकार भी नहीं थी जो अभी आज है, लेकिन उस समय पर भी इस तरह से बात कहना, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिवाकर ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, और सुधीर मिश्रा भी। बल्कि जी जी हाँ, बात पूरी कर लीजिए फिर। अनुराग और दिवाकर वाला जो सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा था, मुझे लगता है बेहतर होता कि उसमें हम तिग्मांशु धूलिया को शामिल करते, क्योंकि तिग्मांशु धूलिया भी एक ऐसे निर्देशक है जिनके पास में विविधता है, जिनकी कहानियों में विविधता है, और किसी भी बात को बहुत गहराई के साथ में वो अपनी फिल्मों में प्रस्तुत करते हैं।
बल्कि अब क्योंकि अब बहुत देर से बात हो रही है, 40 मिनट लगभग हो गए हैं, तो बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे टॉपिक्स आ गए, तो मुझे अब बीच बीच में से निकाल करके बात करनी पड़ेगी। जो जैसा मिहिर ने बताया था कि टीवी पे बहुत सारे लोग जब मूव कर गए थे, फिल्मों से टीवी पर आ गए थे, उसी दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे निर्देशक थे जो टीवी पर रहे। अगर हम शुरुआती दूरदर्शन वाले जो थे उन्हें छोड़ भी दे, तो स्टार पर स्टार बेस्ट सेलर एक अच्छी सीरीज थी, जिसमें तिग्मांशु धूलिया या इम्तियाज अली या अनुराग ने भी बनाई, हंसल मेहता, और सबकी उसमें एक एक घंटे के जो एपिसोड होते थे वो सब भी बड़े अच्छे रहे, लोगों ने पसंद भी किया उसे। व्यावसायिक स्तर पर मुझे नहीं पता उस समय की क्या स्थिति रहती होगी, लेकिन लोगों ने काफी पसंद किया, और आज भी अगर मैं देखता हूँ यूट्यूब पर उसके व्यूज काफी अच्छे होते हैं। तो इसी तरह का कंटेंट जो कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें मिलता है, ओटीटी पर जो हमें मिल रहा है, हमने देखा कि पिछले कुछ समय में फिल्में जो थी, ये बहुत सारा मेलोड्रामेटिक फिल्में, और जिस तरह से आपने बताया था कि जो आ गई थी, उसके बाद का जो रियलिस्टिक कंटेंट था जो अब हमारे पास ओटीटी पे हमें मिल रहा है। बीच में एक चीज और छूट रही है जो मिहिर ने कहा था, बड़ी अच्छी बात थी कि जो करण जौहर जिस तरह का सब्जेक्ट लेकर के आए थे, जिसमें करण जौहर या सूरज बड़जात्या, एक फैमिली ड्रामा टाइप की फिल्में जिसमें परिवार का साथ या अपनापन और ये सब जिसमें दिखाना होता था, किस तरह से परिवार अलग हो रहे हैं, जो परिवार की व्यवस्था है वो किस तरह से जो जिसमें ठीक से जो नहीं हो पा रही है, वो हमने देखा खोसला का घोंसला में, जहां पर वो अपनी यही बात कहते हैं कि किस तरह से परिवार को एक होकर रहना चाहिए टाइप की बात थी, या रहा जाए तो क्या हो सकता है, उसे दिवाकर बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जिस करण जौहर जो है वो जो मेलोड्रामेटिक वे में वही बात कहते हैं, हमारे पास उसका अल्टरनेट है दिवाकर बनर्जी, जो उसी बात को मनोरंजक तरीके से कह सकते हैं, जहां हमें कहीं पर भी ये कुछ भी अति नजर नहीं आती, और एक कहानी के साथ बहते हुए हम उस चीज को आत्मसात कर लेते हैं। ऐसा ही हबीब फैजल करते हैं अपनी फिल्म दो दुनी चार में, वो भी इसी तरह की एक फिल्म थी, उसमें भी वो ऐसा ही करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे निर्देशक थे जो यशराज के पास में गए, जिन्होंने अच्छा काम किया। यशराज जिस पर की एक छाप है मेलोड्रामेटिक फिल्में बनाने की, वहां पर शरद कटारिया है शायद उनका नाम है, जी, दम लगा के आयशा, दम लगा के आयशा आती है वहां से, या दिवाकर की ही फिल्म पहले व्योमकेश बख्शी आई थी वहां से, और अभी एक और फिल्म संदीप और पिंकी फरार आ रही है। और जैसा मिहिर ने अभी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, जिनको लेकर के कहा गया कि यशराज की किसी फिल्म की वजह से करियर लगभग खत्म हो गया, हम ये नहीं, हम सिर्फ दरअसल हम दर्शक भी क्या करते, हीरो ओरिएंटेड या स्टार ओरिएंटेड, एक हम लोग, हमारी संरचना भी ऐसी है, हम नहीं देख पाते कि फिल्म में और भी लोग फिल्म से जुड़े होते हैं। हम जब सुशांत की बात करते हैं तो हम दिवाकर बनर्जी को भूल जाते हैं, जिनकी एक और फिल्म संदीप और पिंकी फरार रिलीज होने का इंतजार कर रही है। मैं नहीं जानता कहानी कैसी होगी या क्या होगी, लेकिन फिल्म को काफी इंतजार कर रही है फिल्म, शायद 1 साल इससे बनकर तैयार है, और अभी तक कोई रिलीज डेट पता नहीं है हमको, हो सकता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाए। तो अभी हम सर, मैं ये चूंकि कुछ ने जिक्र किया और हमने काफी देर, अनुराग जी मैं चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए इन चीजों को लेके, भले ही संक्षेप में हो, लेकिन आप कैसे सोचते रहे हैं, देखते रहे हैं जी, किस विषय को पूछना चाह रहे हैं पूरा सर? अनुराग से लेके और विशाल और दिवाकर, इन देखिए मैं सिनेमा का शहदाई हूँ, आप दोनों लोगों की तरह मैं बहुत अच्छा समीक्षक नहीं हूँ, ऐसा मत बोलिए। हाँ, तो पर ये है कि मैं दिवाकर बनर्जी को एक सूझबूझ वाला निर्देशक मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अनुराग ने खुद इस चीज को कन्फेस किया है कि वो डार्क सिनेमा को, उन्होंने खुद कहा है कि मनोहर कहानियां और वो उस तरह का डार्क सिनेमा को पसंद करते हैं, वो इंस्पायर्ड हैं हॉलीवुड के ऐसे निर्देशकों से जिन्होंने डार्क सिनेमा का कंटेंट किया है। लेकिन तिग्मांशु धूलिया, सुधीर मिश्रा मुझे लगभग सिमिलर जोन में नजर आते हैं। हाल के दौर में अगर हमें समय मिला तो जरूर मुझे जिन्होंने प्रभावित किया अपनी विविधता से, वो सुजीत सरकार है, जिनके पास वेरिएशन है। पर चूंकि कुछ का बहुत जोर था और बहुत सारे जो हमारे साथी मित्र हैं वो चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा वेब सीरीज पे भी बात करें, क्योंकि अच्छा ये बात मैं दिवाकर के ऊपर 2 बात कह के पूरा करूंगा एक बार, अगर क्योंकि बात चल रही है तो
जी जी, आप कह दीजिए, फिर मैं अपना सवाल आगे रखता हूँ। ठीक है, कहिए मीर। हाँ, एक तो ये कि जैसे आप शंघाई की बात कर रहे हैं, तो जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि शंघाई में अगर आप देखें कि शंघाई के अंदर कौन है जो उस फिल्म को देख के खुश होगा, उसका नायक कौन है शंघाई में, और किसी और, मतलब अभी दूसरी फिल्म की कुछ ने जिक्र किया था, मैं अभी चोक है ना, या तो चोक आप शंघाई के साथ में रखें, या कोई भी राजनीतिक फिल्म अगर आप देखें, शंघाई के साथ में जो उसकी खूबी है, जो उसकी खामी भी बन जाती है व्यावसायिक स्तर पे, वो ये है कि शंघाई फिल्म के अंदर कोई नायक नहीं है। वो जिस लेफ्ट विचारधारा को के एक व्यक्ति को नायक के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, वो उसकी खामियां भी दिखा रही है। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारी फिल्मों के अंदर बहुत मुश्किल से मिलता है ना, कि वो आपको व्यवस्था की खामियां दिखाए, लेकिन व्यवस्था से लड़ने वाले लोग कैसे एक बिंदु के बाद उस व्यवस्था जैसे हो जाते हैं, है ना, कैसे आप किसी से लड़ते लड़ते उसकी कमियां आपके अंदर आ जाती हैं। ये शंघाई का पहला सीन है। हाँ, और शंघाई के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आता है कि जिन दो लोगों ने खून किया था, जो दो लोग विलन थे कहानी के अंदर, असल में वो उसके सबसे बड़े शिकार है व्यवस्था की, है ना। तो ये इस तरह की फिल्म को अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है। प्रेमचंद की कहानी है कफन, जो कि प्रेमचंद की सबसे चर्चित भी कहानी है, सबसे विवादास्पद कहानी भी है, क्योंकि उसे अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा किरदार नहीं है जिसके साथ खड़े होकर आप रो सके, क्योंकि जिन किरदारों के साथ में का शोषण हो रहा है वो खुद भी अच्छे किरदार नहीं है, आपको कहानी पढ़ के ये लगता है। पर व्यवस्था के अंदर आदर्श को खड़ा करके आदर्श के सामने व्यवस्था को बुरा दिखाना बहुत आसान है। ये कहानियों का सरल तरीका है। दिवाकर जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं वो कहानियां कठिन कहानियां हैं, क्योंकि वो आपको व्यवस्था के सामने आदर्श नहीं खड़ा करती, है ना। अगर आप पाताल लोक भी देखें, पाताल लोक उस पे आएंगे मीर, उस पे हम जरूर आगे बात करेंगे। पर उससे पहले मैं बात करें तो उसकी बिल्कुल ये चीज जोड़ सकते हैं वहां से। उस पे आएंगे। हाँ, मैं चूंकि मेयर ने पाताल लोक का जिक्र किया और कुछ भी बहुत देर से चाह रहे थे, अजय सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हालिया दिनों में हमने जो देखा है कि वेब सीरीज जो पॉपुलर हो रही हैं इस माध्यम में, तो वो उसका कारण क्या है? क्या जो बात हम बड़े स्क्रीन पर नहीं कह पा रहे उनका स्पेस हमें मिल रहा है, या हमें यहाँ वो आजादी मिल रही है कि जहां हमें किरदारों को एक्सटेंशन करने का मौका है, कहानी कहने का मौका है, कहानी को आप बड़े फलक पे कह सकते हैं। अगर हम याद करें, तमस जो सीरियल था, वास्तव में गोविंद नियालिनी ने शूट किया था बड़े सिनेमा के लिए, समहाउ वो रिलीज नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको एक टेलीफिल्म के तौर पर रिलीज किया, जो पहली मुझे लगता है एक सीरीज थी जो इंडियन ऑडियंस को मिली थी, और वो उससे चमत्कृत हो गए थे। मुझे आज भी याद है कि मैं भी खुद उसका जो सॉन्ग चलता था तो मेरे रोए खड़े हो जाते थे। लेकिन मैं वापस वेब सीरीज पे आता हूँ कि जो वेब सीरीज है, मैं जैसे मीर ने अभी पाताल लोक का जिक्र किया, इससे पहले दो सीरीज हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे एक सोनी फिल्म टेलीफिल्म मैंने देखी थी, जो शायद इवान अय्यर मैं करेक्ट, तो उन्होंने बनाई, और वो केवल स्त्रियों, मैं उसको पूरी स्त्रियों की फिल्म कहता हूं, जो व्यवस्था में स्त्री को ढूंढती है और स्त्री अपने उपस्थिति के लिए संघर्ष कर रही है और सिस्टम में जो पूर्वाग्रह है उससे लड़ रही है। इसी तरह पाताल लोक है। पाताल लोक एक छोटी सी कहानी है, लेकिन वो कई व्यवस्था के कई आवरण को उधेड़ती है। उसमें यौन शोषण है, जाति सिस्टम है, आपका जो एक कस्बाई मानसिकता है, खुद सिस्टम है, यानी कि जो विक्टिम है वही प्रहार है। जैसे मेयर ने भी जिक्र किया कि भाई विक्टिम भी शोषित है। तो क्या कारण है कि हम वेब सीरीज, वेब भाषा की आक्रामकता है, निर्देशक की कहने का जो उसको स्पेस मिल रहा है वो है, क्या कारण है कि हमें वेब सीरीज का इतनी जो उपस्थिति है एक्सेप्ट हो रही है? क्या हमारा दर्शक ऑडियंस मैच्योर हो गया है विश्व सिनेमा से एक्सपोज होके? क्या कारण है सर? नहीं, आपने खुद ही जवाब भी दिया उसका, और वही उसका आधार भी हो सकता है कि एक तो विषयों की विविधता जो वहां आ रही है, विषयों का विस्तार जो वहां हो रहा है, एक कैरेक्टर को खिलने का या उसको खेलने का पूरा मौका मिल रहा है वहां पे, जो फिल्मों में नहीं होता है। लेकिन यही कई बार उसकी सीमा भी बन जा रही है। जैसे पाताल लोक देखें या और भी दूसरे जो वेब सीरीज आई हैं, जो 8 एपिसोड 9 एपिसोड देखते हैं आप, तो एक तो 9 एपिसोड जो 4 घंटे 5 घंटे की व्यूइंग होती है, बिंग वॉचिंग भी करें आप या जैसे भी, तो
इतनी लंबी चीजें देखने में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आज भी मैं सिनेमा को वेब सीरीज से श्रेष्ठ मानता हूँ, प्रभाव के हिसाब से और कुछ भी कहने के हिसाब से, कॉम्पैक्टनेस के हिसाब से। वेब सीरीज में यह जरूर हुआ है कि जो तमस वाली उदाहरण में आपने दिया, वो तमस बहुत अच्छा उदाहरण है, बल्कि तमस को हम आदि वेब सीरीज कह सकते हैं। हाँ, वहां से अगर शुरुआत कर ले तो उस तरीके के विस्तार में जाने की जो जगह मिल रही है, जो सुविधा मिल रही है, वह वेब सीरीज में मिल रही है। दूसरे, यहाँ स्टार पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। जैसे जयदीप अहलावत को जो मुख्य भूमिका मिली इसमें, या जो बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने जो भूमिका निभाई, या और भी सारे कलाकार किरदार जो हैं, ऐसे किरदारों को सेंटर में ला करके आप कोई बात कहें, ये फिल्मों में मुमकिन आज भी नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत है वहां पे, उसके अपने फॉर्मेट की दिक्कत है, लोगों के एक्सेप्टेंस की दिक्कत है, थिएटर में जाने की दिक्कत है। लेकिन जैसे कि सोनी का आपने उदाहरण दिया, सोनी जैसी फिल्म थिएटर, ये तब की बात है, सोनी की बात पिछले साल की है कि सोनी थिएटर में नहीं आ सकी थी। सोनी को मजबूरी में लाना पड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और ये दिक्कत आगे भी बनी रहेगी। और न सिर्फ वेब सीरीज के लिए बल्कि ऐसी फिल्मों के लिए जो सोनी जैसी फिल्में होती हैं, उनको थिएटर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा या उनकी ज्यादतियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये एक स्पेस बहुत अच्छा बन के आया है और मैं इसे भविष्य का स्पेस मान करके इसका स्वागत कर रहा हूँ। वेब सीरीज के अलग दर्शक हैं और फिल्मों के दर्शक जो वेब सीरीज, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उनके दर्शक अलग है। दोनों दर्शक एक नहीं है, ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और मुझे तो दिख रहा है कि वेब सीरीज संभावनाओं का अकूत, मतलब संभावना का अकूत भंडार है, जहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप। निर्देशक अपने मन की बातें कर सकता है। दूसरा, जो सबसे बड़ी छूट वहां मिली हुई है, जो सेंसर का ना होना, हालांकि जिसके खिलाफ तमाम राष्ट्रवादी और दूसरे लोग लग गए हैं कि उस पर सेंसर आ जाना चाहिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सेंसर नहीं आना चाहिए। और खुलकर अश्लीलता कुछ दिनों तक भोडी भोडी लग रही है, अश्लीलता है ज्यादा, गालियां ज्यादा दी जा रही है, बेवजह दी जा रही है, लेकिन ये सब धीरे धीरे सब छट जाएगा। और कंटेंट और कहानी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होकर के वेब सीरीज के जरिए आएंगी और ये बहुत ही सुखद होगा। जो भी वेब सीरीज जो चर्चित हुई हैं वो बेवजह नहीं हुई हैं। इसमें मेड इन हेवन का भी नाम आप ले सकते हैं। मेड इन हेवन भी एक ऐसी वेब सीरीज है जो आई है और लोगों को पसंद आई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। लेकिन आपने बताया कि फिल्मों में कंटेंट ओरिएंटेड जो फिल्में होती है उन्हें शायद जगह नहीं मिल पाती है क्योंकि स्टार कल्चर वहां पर हावी है, बॉलीवुड में कम से कम अगर हम देखें तो। लेकिन अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी हालिया एक डील हुई है डिज्नी की हॉटस्टार के साथ में, एक वीडियो आप ही के यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा था जो कि लॉन्चिंग अनाउंसमेंट को लेकर के एक लाइव हुआ था हॉटस्टार पे। हमने देखा कि स्टार का जो प्रभाव है क्या वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पे भी हो रहा है, क्योंकि हमने देखा अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट या अक्षय कुमार जैसे लोग लाइव में मौजूद थे, लेकिन कुणाल खेमू और विद्युत जामवाल उसमें नहीं थे, जबकि उन दोनों की भी फिल्म आ रही है। और बल्कि देखा जाए तो लूट केस शायद पहले ही तय हो गई थी कि उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना है, और दिल बेचारा भी शायद। लेकिन उसके बाद भी इनका, दिल बेचारा खैर हम मान सकते हैं कि सुशांत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे तो वो लाइव नहीं आ सकते, लेकिन वहां से फिल्म से जुड़ा कोई भी और व्यक्ति हो सकता है, मुकेश छाबड़ा जो निर्देशक है वो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या स्टार का जो प्रभाव है ये इसे प्रभावित नहीं करेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये भविष्य में प्रभावित करेगा, क्योंकि अभी हम स्टार सिस्टम से ढंग से निकले भी नहीं हैं और स्टार यहाँ नहीं चलेंगे। वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्टार सिस्टम टूटने वाला है, क्योंकि स्टार सिस्टम जिस बेसिक चीज से बनता है वो है बॉक्स ऑफिस, और यहाँ बॉक्स ऑफिस आपको पता ही नहीं चलने वाला है वीकेंड में और 4 दिनों में और 5 दिनों में और 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, ये कोई आंकड़ा नहीं आने वाला है। हाँ, हिट का आंकड़ा आएगा, कितने लोगों ने देखा, कितनी देर तक देखा,
कब निकल गए, कब देखना बंद किया, ये सारे सर्वे हो रहे हैं और इसकी रिपोर्ट भी आ रही है। तो स्टार सिस्टम यहाँ टूटने वाला है और यहाँ सलमान खान या सलीम खान या कोई भी एक नया लड़का दानिश खान भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा कंटेंट की वजह से। और लेकिन चूंकि अभी उनको इंट्रोड्यूस करना था, वहां उन्होंने अपने हायरार्की का सिस्टम दिखा दिया, जो गैर बराबरी उनके यहाँ है उसको दिखाया उन्होंने। उन्हें लगा था तो शायद आई कैचिंग ज्यादा होगी अगर अक्षय कुमार आएंगे, अजय देवगन आएंगे, और जाहिर सी बात है ये जो स्टार कास्ट सिस्टम कह लें उसको, स्टार की वजह से कास्ट सिस्टम जो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो वहां दिख रहा था, साफ दिख रहा था। जो मैंने भी इस बात का जिक्र किया था भाई, कुणाल खेमू ने तो नाराज होकर के अपना ट्वीट भी किया था कि इज्जत मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है और मैं कमाऊंगा। उसने अंतिम बात बहुत अच्छी कही थी कि खेलने की बराबर जगह दो, छलांग मैं भी लगा सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। या विद्युत जामवाल ने जैसे कहा कि अभी लंबा ये साइकिल लंबा चलेगा। तो ये लड़ाई तो है और लड़ाई रहेगी भी, लेकिन ये अच्छी बात हो रही है कि अगर जयदीप अहलावत आज किसी भी सैफ अली खान से ज्यादा चर्चित हो गया है, सेक्रेट गेम्स में सैफ अली खान का जो महत्व मिला था या नवाज का मिला था, उससे ज्यादा चर्चित है जयदीप अहलावत, तो अपने किरदार की वजह से हुआ। और किरदार कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कलाकार के स्थापित करने में या उसको स्टारडम देने में, वो वेब सीरीज इसका उदाहरण बन रही है। चाची, बहन, बीवी बनने के अलावा फिल्मों में क्या कर पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए हमने उनको देखा कितने इंपॉर्टेंट रोल में, शॉर्ट फिल्म हो या न्यू दिल्ली क्राइम्स। ऋचा चड्ढा ने, हालांकि वो वेब सीरीज उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ऋचा चड्ढा को भी मेन लीड मिला एक तरीके से वहां पे। जी सर, हमने मैं जैसे आपने अभी बताया लोग वाली ही बात है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। जो आपने जयदीप अहलावत वाली बात कही, ऐसा ही एक और मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभी जो पंचायत सीरीज है, वेब सीरीज, जिसमें एक कैरेक्टर है जितेंद्र कुमार, जिन्होंने अभिनय किया है इसमें। और मैं इन लोगों को, जो टीवीएफ से आते हैं, टीवीएफ जो यूट्यूब चैनल से, जहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने, और अब अपनी ऐप है उनकी, अपना खुद का चैनल है पूरा। तो टीवीएफ का ही अमेजन पर पंचायत भी था। तो जीतू कुमार जो है, इन्होंने धीरे धीरे अपना सफर शुरू किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि एक फिल्म जो मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों रिलीज हुई है अमेजन पे ही, चमन बहार, जो कि मुझे जो कि लगता है शायद 3 या 4 साल पहले, 4 साल से पहले ही बनी होगी, क्योंकि एक 1000 के नोट, एक सीन है जिसमें 1000 का नोट कोई दे रहा है, तो लग रहा है कि नोटबंदी से भी पहले की फिल्म है, जिसे नहीं मिल पाया होगा कहीं भी कोई मंच रिलीज होने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि अब पंचायत के हिट होने के बाद में एक ऐसी फिल्म को मंच मिलना, एक प्लेटफॉर्म मिलना, तो ये भी एक तरह से वही बात होगी जो आपने कहा कि जयदीप अहलावत जैसे लोग अब आ रहे हैं, स्टार से ज्यादा वैल्यू जिनकी हो रही है। तो जितेंद्र कुमार जो है वो भी उसी तरह से यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं इसके पीछे कंटेंट बेस्ड पर। एक बात और, मैं शायद मिहिर से हमारी बात नहीं हुई है वेब सीरीज को लेकर के, मिहिर से बात करना चाहूंगा कि टीवीएफ, जहां तक मुझे लगता है, मैंने इस बीच में चाय खत्म कर ली। बढ़िया। डॉक्टर साहब, आप जो कुछ पूछना चाह रहे थे इससे रिलेटेड है, तो पहले आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा वेब सीरीज पे ही बात करना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था, चूंकि वेब सीरीज की बात आई, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम ये बात कर रहे थे कि वेब सीरीज में ये एडवांटेज रहता है निर्देशक के पास कि वो कहानी में किरदारों को एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन वहीं ये खतरा भी बना रहता है कि कहानी कभी कभी अव्यवस्थित हो जाती है। जैसे हम सेक्रेट गेम्स में देखेंगे तो कभी कभी कहानी जो है किरदारों से छूटती नजर आती है, जो पाताल लोक में नहीं है। मतलब या तो आपके अंदर कहानी को लंबा खींचने का वो ना हो, लालच ना हो, आप उसको एक्सटेंड इस तरह से ना करें, या तो निर्देशक की समझ ये है। और अगर आप देखेंगे पाताल लोक पे, मुझे मालूम है मीर बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो मेरा भी फेवरेट सीरियल है, मतलब सीरीज है, कि पाताल लोक में जो दृश्य का, जितने भी दृश्य फिल्माए गए हैं, जैसे हमने पहले बात की सत्या की, वो वास्तव में ऐसी लोकेशन पे फिल्माए गए हैं जो बिल्कुल स्थान को बिल्कुल वास्तविक बनाते हैं।
सिचुएशन है, आपके जितने भी कैरेक्टर हैं जो जिनको हम पहले बतौर विलन देख रहे हैं, ग्रे शेड्स में देख रहे हैं, लेकिन उस घड़ी मत देखे, बात होने दे। और धीरे एसी का वो स्प्लिट कर रहा हूँ, एसी की जो, और धीरे धीरे फिर हम उनको जब खंगालते हैं या उनकी परत उतारते हैं तो हम पाते हैं कि वो एक सिस्टम का शिकार है, वो भी खुद एक शोषित है। तो मेरा कहने का ये अर्थ ये है कि निर्देशक भी बहुत समझदार होना चाहिए वेब सीरीज में, कि उसे कहानी ज्यादा ना बढ़ाए लालच में, कहीं वो एक अच्छी कहानी को खराब ना कर दे। जैसे मैं सीक्रेट गेम, अगर आप लोगों में से किसी ने सिनर देखी है, सिनर के पार्ट 2 या 3, तो मुझे लगता है कभी कभी सीक्रेट गेम थोड़ा प्रभावित है सिनर से, जबकि पाताल लोक मुझे बेहद ओरिजिनल लगी। और सभी कलाकार, मतलब एक इंस्पेक्टर जो बने, उनके अलावत के जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनका जिक्र मैं देख रहा हूँ बहुत कम हो रहा है, लेकिन उनका भी बहुत शानदार रोल है। अंसारी जो बने हैं, जी जी जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट खेलता हूँ। पाताल लोक मेरा भी फेवरेट सीरियल है, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपने पहले तारीफ नहीं की होती तो मैं उसकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता। लेकिन ये बात सवाल आया सुदीप्ति जी का, अनुराग आर्य, क्या हिंदी की कोई वेब सीरीज अंग्रेजी वाले के बराबर लगती है? ये सुदीप्ति जी सवाल पूछ रही हैं अनुराग जी कि क्या हिंदी की कोई वेब सीरीज अंग्रेजी के बराबर लगती है। तो मैं रिकॉर्ड में ला दे रहा हूँ, आप जवाब अगर दें तो फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ, दोनों मैंने कहा ना आपसे कि पाताल लोक मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेड इन हेवन, और एक और थी न्यू दिल्ली क्राइम, जिनको मैं बहुत काफी अच्छे स्तर पर मानता हूँ। तो पाताल लोक की खास बात यह है कि उसमें एक लिरिकल क्वालिटी है। अब स्क्रिप्ट के लेवल पे लिरिकल क्वालिटी, मतलब गाने लिरिकल होते हैं वो तो है ही, पाताल लोक आपके इमोशन को कैसे मैंने कहा लिरिकल क्वालिटी है तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया। तो चलिए, बीच में मेरे फोन आ जाते हैं। मैं दो चीजें यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा। एक तो कि पाताल लोक के जो लेखक हैं, जो शो रनर भी हैं उसमें, उन्होंने इससे पहले जो फिल्में लिखी हैं, अगर आप उस पर गौर करें, है ना, सोन चिड़िया उनकी पिछली फिल्म थी, उससे पहले उड़ता पंजाब उन्होंने लिखी थी। और आप देखें तो पाताल लोक एक वेब सीरीज होते हुए भी उसके पीछे जो मटेरियल लगा है उसमें तकरीबन 8-10 साल का काम है, क्योंकि पाताल लोक अपनी स्पेस के तौर पे जो 3 जगह चुनता है, उसमें एक जगह दिल्ली है जहां पे वो घट रहा है, इसके अलावा वो 2 स्पेस में ट्रेवल करता है। एक वो जाता है पंजाब कहानी का एक सिरा पकड़ने के लिए, और एक वो जाता है बुंदेलखंड कहानी का दूसरा सिरा पकड़ने के लिए। आप गौर करें, इसके जो लेखक हैं वो इस अपनी पिछली और उससे पिछली फिल्मों में इन्हीं 2 स्पेस में ट्रेवल करके आए। तो जो धारावाहिक हमें लगता है पिछले 6 महीने, साल भर या 2 साल के अंदर लिखा गया है, उसके पीछे कितना काम है, या आप कितनी तैयारी करते हैं किसी रचना को बनाने के लिए, वो तैयारी के आप अगर उस तैयारी पे गौर करें तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे ये भी बात जोड़नी चाहिए कि अगर सोन चिड़िया नहीं होती तो पाताल लोक भी नहीं होता। आज आप पाताल लोक की तारीफ कर रहे हैं लेकिन आपको सोन चिड़िया नहीं याद है, क्योंकि वो उस बॉक्स ऑफिस के सिस्टम में फंस गई थी जिसकी बात अभी अजय जी कर रहे थे। और पाताल लोक हमें वो स्पेस देता है, या वेब सीरीज हमें मार्केट एक वो स्पेस दे रही है जहां पे आप वो वीकेंड बॉक्स ऑफिस के प्रेशर में नहीं है। एक वीकेंड बॉक्स ऑफिस के प्रेशर में नहीं है। सुदीप्ति जी का एक और सवाल है, पाताल लोक के स्क्रीन प्ले के पीछे जो मूल किताब है उसे क्रेडिट नहीं देना क्या एथिकल है? नहीं, मेरे हिसाब से एथिकल नहीं है। जो मूल किताब है उसका नाम अगर कहीं पे छुपाने की कोशिश की गई है तो वो बिल्कुल गलत है, उसे छुपाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जहां पे भी क्रेडिट में नाम आना चाहिए वहां उसका नाम आना चाहिए। हाँ, अगर आप प्रचार में उसका बढ़ चढ़ के इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो वो चॉइस है, लेकिन आप अगर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं नाम को तो वो गलत है। दूसरा, इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर इसके पीछे कोई डील हुई है, कोई सौदा हुआ है और इस वजह से लेखक अलग हो गए हैं, तो फिर उसके बारे में हम कोई बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एज ए ऑडियंस मैं मानता हूं कि अगर आप किसी किताब के ऊपर कोई फिल्म बना रहे हैं तो उस किताब का नाम, या कोई वेब सीरीज बना रहे हैं तो उसका नाम वहां पे आना चाहिए। जैसे सेक्रेट गेम्स का नाम आता है, विक्रम चंद्रा का नाम आता है जब सेक्रेट गेम्स की बात होती है, भले ही जो वेब सीरीज है वो काफी हद तक जो मूल उपन्यास है उससे अलग हट जाती है। दूसरा पार्ट में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मूल उपन्यास से बहुत ज्यादा अलग है,
तो केवल वो तर्क इस बात के लिए लागू नहीं हो सकता कि आप मूल कहानी से अगर अलग हट गए तो आप किताब का नाम नहीं लेंगे। आपने अगर शुरुआत जर्नी किताब के साथ में की है तो आपको उसका नाम लेना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये मैं बात कह रहा हूं कि अगर आप पाताल लोक पे भी गौर करें, पाताल लोक का लीड कैरेक्टर आप उसके साथ में खड़े हो सकते हैं, है ना, और वो आपको इमोशनली कनेक्ट करता है। मैं कह रहा हूं पाताल लोक शायद लिरिकल इमोशनली कनेक्ट करने वाले सीरियलों का सबसे बेहतर उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन है वो उसी परंपरागत ढांचे में जहां पे एक नायक के साथ में आपके इमोशन को आप कनेक्ट करते हैं। आप वो जो क्या नाटक से आया हुआ तत्व है ना, आपका साधारणीकरण होता है उसके साथ में। सेक्रेड गेम्स के अंदर उस तरह के किरदार नहीं मिलते। सेक्रेड गेम्स के अंदर संकट ये है कि आपको जिस किरदार से आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की जा रही है वो किरदार तो विलेन है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी ऐसे किरदार से? तो सेक्रेड गेम्स हमारी परंपरागत पटकथा की जो सुनाने का तरीका है उससे ज्यादा विचलन है। पाताल लोक कंपैरेटिवली कम विचलन है। लेकिन पाताल लोक उस पारंपरिक पटकथा सुनाने के तरीके में आप कितना एक्सेल कर सकते हैं, उसमें अगर आप ईमानदारी रखें तो कहां जा सकते हैं, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो पाताल लोक के अंदर आपको वो जिसको कहते हैं ना सारे सिरे जुड़ के आखिर में एक सर्कल बनता है, वो आपको सर्कल हर जगह पे बार बार बनता हुआ दिखेगा। एक अच्छी पटकथा की खूबी होती है कि उसमें बहुत सारी चीजें जो जहां से शुरू होती हैं वो घूम के वहां आती हैं और वहीं पे उसको मतलब वो सर्कल पूरा होता है। पाताल लोक के अंदर वो बार बार आपको सर्कल पूरा होता हुआ दिखता है और ये उसकी खूबी है जो कि कई बार जो पटकथा के बारे में नहीं जानते उन दर्शकों को भी इमोशनली वो बहुत अपील करता है, क्योंकि एक किस्म की संतुष्टि मिलती है आपको। पाताल लोक देख के एक किस्म की संतुष्टि, डर लगता है लेकिन एक किस्म की इमोशनल संतुष्टि उस फिल्म को, उस वेब सीरीज को देख के मिलती है। ये बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मिहिर आपने जो बात कही ना कि लेखक और निर्देशक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं वेब सीरीज में। स्टार यहाँ काम ही नहीं करता है, बिल्कुल स्टार नहीं होता है, सिर्फ किरदार होते हैं और जो सुदीप ने जो मेहनत की थी वो दिखाई पड़ती है फिल्म के अंदर, वो वेब सीरीज के अंदर दिखाई पड़ती है। और जिस भी वेब सीरीज में, चाहे वो मेड इन हेवन हो या जहां हो, वहां राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन लोगों ने। भले ही हम वेब सीरीज देखते समय राइटर का नाम याद नहीं रखते, कई बार डायरेक्टर का भी नाम याद नहीं रखते, अभी भी हम सिनेमा देखने के तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम एक्टर पे, हम कलाकार पे और बाकी किरदारों पे ही फोकस किए रहते हैं, हम संवादों पे ध्यान नहीं देते हैं। मैंने अभी कल ही परसों स्टेटस डाला था, क्या किसी वेब सीरीज को देखते समय आप ये याद रख पाते हैं कि उसका लेखक कौन है? अगर आप ये याद रखें तो आपको अगली वेब सीरीज में ज्यादा रोमांच होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि इस लेखक की ये चीज आ रही है फिर से, या ऐसे लेखक की आ रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो वेब सीरीज वालों से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपने एड में लेखक का नाम ज्यादा विज्ञापित करें, आप लोग निर्देशक का नाम ज्यादा विज्ञापित करें, चेहरे कम करें। ये फैमिली मैन, हाँ, द फैमिली मैन में भी यही बात है जो कि वेब सीरीज के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज होते हुए जिसका हमको बार बार आलोचना करनी चाहिए कि वो लेखक निर्देशक या जो क्रिएटर्स हैं उसके, उनको अपने पोस्टर में किसी नीति के तहत नहीं शामिल करते हैं। ये खासतौर पे नेटफ्लिक्स और अमेजन अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रयोग करते रहे हैं वो प्रयोग भारत में भी कर रहे हैं। दर्शक के तौर पे हमें जितना मौका मिले इसकी आलोचना करनी चाहिए कि अगर हमें आप यही नहीं बताएंगे कि पाताल लोक के पोस्टर में या पाताल लोक के विज्ञापन में या पाताल लोक के ट्रेलर में कि इस फिल्म का निर्देशक कौन है, इस वेब सीरीज का लेखक कौन है, तो हम क्या उससे केवल हम एक्टर देख के वेब सीरीज देखनी है या नहीं देखनी है ये तय करें? ये तो बहुत अजीब है। अनुष्का शर्मा आप किए जा रहे थे। अनुष्का शर्मा, बिल्कुल हम पाताल लोक को अनुष्का शर्मा से और ज्यादा बेहतर जान पाते हैं। तो नहीं, वो वेब सीरीज की पब्लिसिटी पूरी तरह से फिल्मों से प्रभावित होके आ रही है, इससे निकलने में थोड़ा समय लगेगा। सर क्या इसका अर्थ ये हुआ कुछ कि इस नए माध्यम में कहानी को डोमिनेंट होने का मौका मिला है। बिल्कुल, ये बात तो है। हालांकि अनुष्का की ही दूसरी, जो उनके प्रोडक्शन की ही दूसरी फिल्म जो है वो अभी रिलीज हुई है OTT प्लेटफॉर्म पर ही, बुलबुल जो अभी आई है,
और यहाँ पर वही बात आती है कि जब लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन की फिल्म है तो अच्छी होगी, लेखक यहाँ पर भी कहीं नहीं, लेखक का नाम कहीं भी नहीं आता है। खैर, इसका एक जो दूसरा पक्ष है वो ये कि हम लोग भी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम की ही सीरीज पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो यूट्यूब पर भी थे, या TVFP जिसकी मैंने बात कही, जिनकी बहुत अच्छी कुछ वेब सीरीज है जो पॉपुलर भी रही है और कंटेंट भी जिनका अच्छा है, लेखकों के नाम हम जिन्हें जानते हैं। TVF की हम ट्रिपलिंग की बात करें या परमानेंट रूममेट की बात करें, तब जब शायद नेटफ्लिक्स और अमेजन हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च नहीं हुए थे, उस वक्त यूट्यूब पर अच्छी सीरीज रही है, हिट भी रही है काफी, परमानेंट रूममेट ही। लेकिन हम लोग भी इन पर बात नहीं करते और हम लोग सीधा जब भी सीरीज की बात चले तो हम लोग मेड इन हेवन या सेक्रेड गेम या फैमिली मैन की ही बात करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? अजय सर, मिहिर बता सकते हैं या अजय आप सर? बताएं मिहिर। नहीं, देखिए, एक तो ये बिल्कुल हमको अपनी तरफ से बात करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से, जैसे आपने TVF का नाम लिया, मैं जो लिटिल थिंग्स नाम से एक सीरीज है, जो पहला इंडिपेंडेंट जिसका सीजन बना था, सेकंड सीजन उस फिर बाद में नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया उसका। तो नेटफ्लिक्स अमेजन एक तरह से ये भी कर रहे हैं कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स जो हमारे यहाँ पे बहुत दिलचस्प काम जिनमें हो रहा है, उनमें से जो अच्छा कंटेंट होता है या जो निकल के आता है उससे वो को ऑप्ट कर लेते हैं। और कई बार हमारे दर्शक ये समझते हैं कि ये नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस किया है या अमेजन की सीरीज है। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में या वेब सीरीज हैं जो कि नेटफ्लिक्स या अमेजन प्रोडक्शन नहीं है, उनको केवल रिलीज करने के लिए नेटफ्लिक्स या अमेजन ने खरीद लिया है। ये तकरीबन उसी तरह का मामला है जैसे सिनेमा में होता था कि फिल्म बनाई किसी ने, बहुत अच्छी बन गई, रिलीज होने के टाइम पे कोई बड़ा आदमी अपना नाम दे देता है और फिर उस नाम से उसको जाना जाता है। तो अनुराग कश्यप ने नाम दे दिया, जैसे लंच बॉक्स है ना। तो अब इसमें आप किसकी बुराई करेंगे? जो आदमी आखिर में नाम देता है उसकी भी बुराई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि उसका नाम मिलने से उस वेब सीरीज को या उस पहचान मिल रही है, फिल्म को एक लार्जर ऑडियंस मिल रही है ना, एक बड़ा दर्शक वर्ग मिल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप अगर उस व्यक्ति के नाम से उस फिल्म को या उस वेब सीरीज को पहचानते हैं तो हम गलत करते हैं। पहले भी ये गलती कर रहे थे, हम अब भी ये गलती कर रहे थे। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेजन के ऊपर ऐसे कई प्रोडक्शंस मौजूद हैं जो कि इंडिपेंडेंट प्रोडक्शंस हैं। हम जब उनकी तारीफ करते हैं तो हमको सीधे नेटफ्लिक्स को उसकी तारीफ में हिस्सा नहीं देना चाहिए। नेटफ्लिक्स ने दरअसल मौके का फायदा उठाया, सिर्फ ये बात। उसने एक अपने संघर्ष से खड़े हुए बने ब्रांड को ऑप्ट कर लिया, खरीद लिया, पैसा है क्योंकि उसके पास में, और उनके लिए भी एक सफलता है। आखिर में हर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए आज यही है कि आखिर में नेटफ्लिक्स सीरीज मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। तो हमको अलग से भी तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल ये बात है। कहीं ये भी बात है कि जब आप ये रेवेन्यू मॉडल के ऊपर जाते हैं तो जो मंथली रेवेन्यू वाला मॉडल है उसके अंदर ये होता है कि आप ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म का मंथली रेवेन्यू मॉडल में उस पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसमें आपको आगे ज्यादा चीजें देखने की उम्मीद है या जिसपे आप ज्यादा, आपको पैसा वसूल होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो ऐसे में कई बार हमारा, क्योंकि ऑडियंस का पॉकेट एक ही है, तो कई बार छोटे इंडिपेंडेंट प्रयास हैं वो इस तरह के रेवेन्यू मॉडल में पिछड़ जाते हैं। तो ये एक मुझे लगता है माइनस पॉइंट है, जिसकी वजह से छोटे इंडिपेंडेंट जो प्रयास हो रहे हैं वो कोई तरह का रेवेन्यू मॉडल नहीं डेवलप कर पा रहे। आप यूट्यूब पे अपनी चीजें डाल देंगे, यूट्यूब पे अगर उसको तारीफ मिलेगी तो आगे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म उनको खरीद लेगा। यही अभी तक एक रेवेन्यू मॉडल बन पाया है। मुझे लगता है हम आज से 10 साल पहले, कुछ को तो याद होगा, ब्लॉग की दुनिया याद करें, ब्लॉग की दुनिया में रेवेन्यू, वेबसाइट्स की दुनिया में, ब्लॉग की दुनिया में रेवेन्यू मॉडल बनाने की कितनी कोशिशें की गई, लेकिन अल्टीमेटली कोई इंडिपेंडेंट रेवेन्यू मॉडल सस्टेनेबल नहीं बन पाया। और उसका सफलता यही थी कि आखिर में कोई बड़ा आपको ब्रांड खरीद ले तो आप बेच के निकल जाए, है ना। तो ये जो परेशानी है, ये अभी भी हमारा जो इंडिपेंडेंट सिनेमा का पूरा मार्केट है उसके अंदर है। नहीं तो कई दिलचस्प प्रयास ऐसे हो रहे हैं जिनको रेखांकित किया जाना चाहिए। टीवी बहुत इंटरेस्टिंग प्रयास है, AI भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रयास था जिसको खत्म होना पड़ा दुर्भाग्य से, है ना। और TVF के अंदर पिछले दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर ही उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है, चिंटू का हैप्पी बर्थडे, जो Z5 पर आई। तो AI बिल्कुल है। और उसको भी अब अगर आप उस फिल्म को देखते हुए अगर हमारे दर्शक ये माने कि ये
जी ने प्रोड्यूस की है, तो वो गलत होगा, क्योंकि जी ने केवल प्लेटफॉर्म आखिर में प्रोवाइड करवाया है। तो इस तरह के इंडिपेंडेंट प्रयास हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, और उनमें जो अच्छे प्रयास हैं उनको रेखांकित किया जाना जरूरी है। मार्केट कुछ इस तरह का है कि उसके अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा काम करने की गुंजाइश मिल नहीं रही है, और अगर मिलती है तो उसका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं डेवलप हो पा रहा है। वो मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत। तो आप बनाते रह सकते हैं अगर आपके पास में अपना पैसा हो तो, या आप अपना पैसा लगाने को तैयार हो तो। चिंटू का बर्थडे भी मुझे लगता है उसी तरह के प्रयास से बनी थी, सर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, जिसमें कुछ लोगों ने दो प्रश्न आए हैं, शायद उन्हें शामिल कर लीजिए, कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं। एक बार दोबारा। हाँ जी, कौन सा सवाल डॉक्टर साहब, किसकी बात कर रहे हैं? मुझे मालूम नहीं, मुझे तो मोबाइल से नहीं दिख पा रहा, आप नहीं, बस शामिल करें 2-3। एक सवाल, एक टिप्पणी थी, मैं पढ़ देता हूँ। टीवीएफ की द कोटा फैक्ट्री भी बहुत अच्छी सीरीज थी, और जो कि मुझे IMDb पर देखते हैं तो शायद सबसे ज्यादा रेटिंग वाली सीरीज मुझे लगता है शो करती है इंडिया की, कोटा फैक्ट्री। बीच में कनुप्रिया का सवाल था, पता नहीं क्या सवाल था। सर उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि नेटफ्लिक्स की सीरीज और मूवीज पर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल लिखा होता है। हाँ, ये भी ये कनुप्रिया जी सही कह रही है, लेकिन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल लिखी हुई भी में भी सारी फिल्में नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही ये कह भी रहे एक अंतर हैं। है ना। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल उन सारी फिल्मों पे लिखा होता है जो पहली बार नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है, पर कई बार कहीं और। जी 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 जी, मैं एक चीज थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि जो मेरा निजी सर्वे है, अभी कोई ठोस आधार नहीं है इसका, लेकिन जो फोन पे मेरी बात होती है देश के सुदूर कोनों से, और उससे जो पता चल रहा है ट्रेंड, एक तो है कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और इस तरीके के जो बड़े OTT प्लेटफॉर्म है पहले से आ रहे हैं, वो शहरी फेनोमेना ज्यादा है। देहातों के लोग, छोटे शहरों के लोग, जैसे सिनेमा में वर्गीकरण था कि A श्रेणी के सिनेमा थिएटर में, मल्टीप्लेक्स में और यहाँ देखे जाएंगे, लेकिन B श्रेणी के सिनेमा, C ग्रेड के सिनेमा छोटे शहरों में चलते थे। तो छोटे शहरों में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जो बहुत ही ऑब्सक्योर किस्म के OTT प्लेटफॉर्म है, जिनके नाम भी बड़े अजीब अजीब से हैं, वो ज्यादा पॉपुलर है। अगर वो मुफ्त में दे रहे हैं, अगर वे कम पैसे में दे रहे हैं, तो वो ऑडियंस जो कि अभी उस तरीके से मैच्योर नहीं हुई है, शिक्षित नहीं हुई है, तो जो एक जमाने में, मैं भोजपुरी फिल्म को किसी थर्ड ग्रेड में नहीं रखना चाहता, लेकिन भोजपुरी फिल्में पसंद कर रही है, या मिथुन चक्रवर्ती की गुंडा टाइप की फिल्में पसंद कर रही है, या मारधाड़ वाली फिल्में पसंद कर रही है, ऐसा एक ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म पर भी क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। उसको नेटफ्लिक्स से मतलब नहीं है, उसने पंचायत भी नहीं देखी, उसने अपनी जो जयदीप पहलवान वाली वो भी नहीं देखी, और पाताल लोक भी नहीं देखी, तो उसको मेड इन हेवन वो देख ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी समझ के परे था वो। तो हम इसमें जो दर्शकों का वर्गीकरण या दर्शकों की समझ है, या हम जिस जहां से बात कर रहे हैं, हम अल्ट को नहीं देखा है, हमने मैक्स प्लेयर को नहीं देखा है, हमने उल्लू नहीं देखा है, हमने दूसरे बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म है जिनके शोज ही नहीं देखे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं क्या है उसकी भी जानकारी नहीं है। तो जो चर्चा में आ रहा है, ये OTT अपने ढंग का स्टार सिस्टम प्लेटफॉर्म की वजह से बना रहा है। मैं यहाँ पे ये और जोड़ना चाहूंगा कि सर जो बात कह रहे हैं उसको इस रोशनी में भी देखिए कि हमारा टेलीविजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है इस समय पे, और ये भी क्लास डिफरेंस आप देखिए कि जो नेटफ्लिक्स और अमेजन के दर्शक हैं, उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे दर्शकों का है जो अब टीवी देखना बंद कर चुका है। सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। हमारे देश में टेलीविजन ऑडियंस आज भी सबसे बड़ी है, और टीवी जो है सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ये जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सोसाइटी के दो हिस्सों के बीच में। तो टेलीविजन जिस तरह का एंटरटेनमेंट दे रहा है, उसमें भी आप देखिए जिस तरह का एंटरटेनमेंट टेलीविजन न्यूज दे रही है, उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट तो कहीं है ही नहीं, है ना। तो टेलीविजन न्यूज जिस तरह का मेलोड्रामा आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, वो तकरीबन वही मेलोड्रामा है जो 1980s के हिंदी सिनेमा के अंदर हुआ करता था। नहीं, अब न्यूज तो रही नहीं मेयर। हाँ, मतलब बिल्कुल वो इन्वर्टेड कॉमा में न्यूज, सब कोई सहमत होंगे, इस बात से सब कोई सहमत है कि न्यूज नहीं है। तो जिस दौर को हम याद कर रहे हैं सिनेमा के सबसे अंधेरे दौर में, जिसमें अमिताभ बच्चन जादूगर और अजूबा और
इस तरह की फिल्में कर रहे थे। तकरीबन उसी तरह का कंटेंट हमारा टीवी न्यूज प्रोड्यूस कर रही है इस समय पे, अगर आप उसको इमोशनल कनेक्ट के लेवल पे देखें तो नहीं, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा मीर। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय दर्शकों की समझ को उन्होंने कम आंका है टीवी ने, और इन माध्यमों ने भारतीय दर्शकों की समझ को विस्तार दिया है और दर्शकों को ना क्लास दी है। जैसे अजय सर कह रहे थे कि अभी के हर हर वर्ग का दर्शक अलग है और एक बड़ा दर्शक वर्ग, अब जैसे हम जैसे लोगों को एक इस तरह के जो माध्यम है वो एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम एक्सपोज हो रहे हैं सिनेमा को, वर्ल्ड सिनेमा को। अब मैं फ्रेंच मूवीज देख रहा हूँ, मैं ईरानियन मूवीज देख रहा हूँ, मैं जापानीज मूवी देख रहा हूँ। तो एक तरीके से वो मेरी समझ का तो विस्तार कर ही रहा है बतौर दर्शक भी और बतौर ह्यूमन भी। और उससे जो मैं आगे जो ये जनरेशन, जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, उससे फिर मैं इंस्पायर होकर, जैसे मैं अभी एक मलेशियन इंडोनेशियन फिल्म है लेस्कर पेलेंगी जो रेनबो ट्रूप्स के नाम से है, मैंने डाउनलोड करके अपने बेटे को दिखाई ताकि वो देख सके कि कहानियां चाहे किसी भी माध्यम की हो, किसी भी देश की हो, लेकिन वो वास्तव में मनुष्यों की कहानियां हैं और हमें एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो ये जो माध्यम है, मैं इसका ये उजला पक्ष देख रहा हूँ। मतलब ये हमारे लिए उजला पक्ष है, अच्छा पक्ष है। नहीं, माध्यम का उजला पक्ष तो है ही डॉक्टर साहब। जैसे कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बहुत समय से मैं ढूंढ रहा था, जो कहीं नहीं मिल पाई और वो यहाँ मिल गई। एक फिल्म ऐसी थी जो मैंने पिछले दिनों देखी, वो यमन की फिल्म थी, अ न्यू डे इन ओल्ड सना नाम से। तो बड़ी कमाल की फिल्म थी, और लेकिन वो शायद हमें ऐसे नहीं मिल पाती, लेकिन इस तरह से मिल गई। तो वाकई ये उजला पक्ष। एक अफ्रीका की मैं एक फिल्म देख रहा था पिछले दिनों, मटेरियल नाम से एक फिल्म है, और बहुत कमाल की फिल्म है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन की फिल्म है। अभी हमने देखा पिछले दिनों हसमुख नाम से एक सीरीज आई थी, स्टैंड अप कॉमेडी पे बेस्ड थी। उनकी क्या, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वीरदास। हाँ, वीरदास की थी, कॉमेडी को बेस बना करके कहानी लिखी गई थी। लेकिन मैंने इसमें भी वही आपराधिक वो सारी घटनाएं और सब कुछ आ गई थी, जो कि हमने देखा है कि नेटफ्लिक्स या अमेजन पर उसी तरह की वेब सीरीज इन दिनों चल रही है। लेकिन मटेरियल जो मैंने देखा वो एक फिल्म थी, और अच्छी फिल्म थी, जो स्टैंड अप कॉमेडी को बेस बना करके बनाई हुई थी। अफ्रीका की फिल्म थी, बड़ी कमाल की। तो ये उजला पक्ष वाकई में है। लेकिन जो अजय सर ने बताया कि इसके अलावा भी एक इस तरह का दर्शक वर्ग है और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म भी मिल रहे हैं, जैसे उल्लू है या और भी कई सारे हैं, या MX प्लेयर भी है। बट क्या इन पर जब दर्शक बढ़ते जाएंगे, जब इस तरह के जो दूसरे ऐप है, तो क्या जो बड़े ऐप जिसे हम समझते हैं नेटफ्लिक्स या अमेजन, इन पर भी कोई दबाव नहीं बनेगा? जैसे हमने देखा कि MX प्लेयर अभी तक फिर भी ठीक था, उल्लू जैसा कंटेंट उस पर नहीं है, लेकिन पिछले दिनों मस्त राम नाम से एक सीरीज MX प्लेयर पर भी आई है, और ज्यादा चर्चा जिसकी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है वो भी काफी लोगों ने देखी होगी। और उसके बाद अब अमेजन प्राइम की एक सीरीज की चर्चा इन दिनों चल रही है, हालांकि मैंने देखी नहीं है, रसभरी नाम से स्वरा भास्कर की ही एक सीरीज उस पर आई है। तो क्या इन प्लेटफॉर्म्स पर भी दबाव नहीं पड़ेगा उसी तरह का कंटेंट यहाँ लाने का? और जब ऐसा कंटेंट यहाँ आएगा, तो अभी जो हम सोच रहे हैं कि एक मैच्योर दर्शक है इस पर, क्या वो यहाँ से नहीं भटकेगा? अजय सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं जो सर्वे बताता है इनका, जो अमेजोन और नेटफ्लिक्स का सर्वे है, कि अगले 2 सालों में टायर 2 टायर 3 में इनका सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है। अगर इनका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और वैसे शहरों में ये पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां के दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए हो सके। मैंने रसभरी नहीं देखी अभी तक, तो मैं बता नहीं सकता कि उसका क्या ट्रीटमेंट है, लेकिन जिस ढंग के फालतू बकवास या उस पर बहस चल रही है, उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मेरा पूरा यकीन है, जो आप डाउट कर रहे हैं वो डाउट नहीं है, वही होने वाला है, और वो चीजें भी आएंगी, इधर भी आएंगी। हमने सिनेमा में भी इस ट्रेंड को देखा कि दंगल क्या था, दंगल कह रहे हैं, दबंग क्या था। दबंग फिल्म पूरी तरह से भोजपुरी फ्रेमवर्क में बनी हुई फिल्म। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और उस फिल्म ने आकर के उस पूरे सिनेमा को ही खत्म कर दिया। जो मेन स्ट्रीम का हीरो है वो वहां आकर के लगभग वही सारी चीजें थोड़ी सभ्य भाषा में कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये वेब सीरीज पर भी ऐसे दबाव आएंगे और इस तरीके का असर होगा।
लेकिन हमें अपने निर्देशकों को भी ध्यान में रखना, निर्देशक अपने दर्शकों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। और ऐसा नहीं कि ये दर्शक ये पसंद करता है तो ये घटिया दर्शक है, हम श्रेष्ठ दर्शक है, हम उच्च भ्रू वाले हैं, हम ज्यादा सही सोच पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसलिए मैंने मैच्योर दर्शक कहा था। हाँ। देखने की दृष्टि से। हाँ, घटिया या वो नहीं कहा। मीर, आपकी क्या टिप्पणी? सिनेमा के बारे में तो ये बात मैं पहले कह ही चुका हूँ कि जो उच्च वर्ग के एनआरआई दर्शकों के लिए जो सिनेमा बनाया जा रहा था 90s में, उससे ज्यादा तो मतलब उससे ज्यादा रिग्रेसिव सिनेमा हमारे हिस्ट्री के अंदर बहुत कम बना है। तो जब हम वर्ग कह रहे हैं तो वर्ग का मतलब यहाँ पे केवल आप उसको आर्थिक डिवाइड के तौर पे ना देखें, वो बहस नहीं है। हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो नया ऑडियंस है उसमें बहुत सारे ऐसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न वर्ग से नहीं आते हैं, जो कि ये जिसको आप मैच्योर दर्शक की का कंटेंट कह रहे हैं उसके ऑडियंस है। तो ये भी बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे हम केवल आर्थिक भेद की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक ज्यादा जिसका एक्सपोजर ज्यादा है उसके मुकाबले एक ऐसे दर्शक की बात कर रहे हैं जिसका उस तरह से उस कल्चर से एक्सपोजर नहीं है ना। इसमें एजुकेशन जरूर शायद एक रोल प्ले कर सकती है, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अब ये भी ध्यान रखिए कि मतलब रिजर्वेशन के 2 दौर लागू हो चुके हैं हमारे देश में। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में मेरी क्लासरूम में ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार के फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। पहली बार वो किसी विश्वविद्यालय में उनके परिवार से, उनके गांव से कोई पहुंचा है। हिंदी मीडियम पे पढ़ने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, लाखों की संख्या में मेरे विश्वविद्यालय में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लड़के लड़कियां मौजूद हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मीर सुनकर। तो ये नई पीढ़ी, इसको आप कैसे फिट करेंगे? ये आपके उस पुराने क्लास और कास्ट के डिवाइड के अंदर नहीं फिट होती है जो 90s तक जिसमें बांट के हमारी सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये नए विचारों से बहुत एक्सपोज्ड बच्चे हैं, लेकिन ये शायद इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन से आते हैं। इस दर्शक वर्ग के लिए हम कंटेंट तैयार करेंगे, इस दर्शक वर्ग के लिए हमको कंटेंट तैयार करना है। एक नई किस्म का कंटेंट इस वजह से आ रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सवाल बीच में छूट गया, मैं बोल रहा था कि क्या वेब सीरीज के कंटेंट की बढ़ती ऑडियंस से टीवी पर भी अपने कंटेंट में परिवर्तन का दबाव बन रहा है? ये तो मैं इसमें अभी बहुत स्पष्ट रूप से हाँ या ना कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं टेलीविजन के अंदर जितना टेलीविजन बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जितना टेलीविजन मैंने देखा मैं अभी उस तरह का कोई बहुत ठोस परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ। ये मुझे भी, मेरी समझ में भी कोई नहीं मुझे दिखता है जो हम कहेंगे कि कंटेंट जिसका अच्छा हो टेलीविजन। दूसरा ये भी कि टेलीविजन एक माध्यम के तौर पे कमजोर पड़ता हुआ आंकड़ों में नहीं दिख रहा है अभी। ये जरूर है कि मनोरंजन चैनल कमजोर पड़े हैं, और मनोरंजन चैनल उससे कैसे डील करेंगे उन्हें सोचना चाहिए, बल्कि इस पे सोच चल रही होगी। और लेकिन वो कमजोर, लेकिन वो मनोरंजन चैनल वेब सीरीज के चुनौती से कमजोर नहीं पड़े हैं, उनको तो दरअसल न्यूज चैनल्स ने पीछे कर दिया है, क्योंकि हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं वो ज्यादा मनोरंजन दे रहे हैं। तो टीवी सीरियल कौन देखेगा जब 9 PM न्यूज के अंदर आपको ड्रामा हो रहा है, सारा ड्रामा मिल रहा है ना, रियल लाइफ ड्रामा जो जिस लेवल पे चल रहा है, जिस एक्सट्रीम पे चल रहा है। तो आप सास बहू के सीरियल देखने क्यों जाएंगे? सारा तो सास बहू का मनोरंजन यहाँ पे है। तो वो ये होता है तो मैं न्यूज चैनल ही देखता हूँ कई बार। ऐसा न्यूज तो वो इस तरह से दिखाते हैं कि 5 मिनट में 100 खबरें, और उसके अलावा जो चलता है वो सब मनोरंजन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, और भी एक सवाल था शायद। हाँ, अनुराग जी भी इस पे बोले। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ। हमने अक्सर देखा है कि जो कोई भी निर्देशक, चाहे वो सिनेमा में हो या वो वेब सीरीज में हो, अक्सर जब वो अपनी पहली रचना प्रस्तुत करता है तो वो शायद अपना सब कुछ सर्वश्रेष्ठ देता है, लेकिन उसके बाद उसकी मौलिकता करप्ट होने लगती है, दोहराव का खतरा बनने लगता है। हमने इम्तियाज अली में भी देखा, हमने बहुत सारे लोगों में भी देखा। इम्तियाज की शुरू की 4-5 फिल्में उन्हीं का एक एक्सटेंशन है। तो मुझे बस एक दो लोग चकित करते हैं, जैसे स्टीवन स्पिलबर्ग हैं, वो शुरू करते हैं एक साइंस फिक्शन से अपनी जर्नी, और उसके बाद द कलर पर्पल, पोस्ट
और शिंडलर लिस्ट जैसी फिल्में बनाते हैं। एक, हालांकि वो उनके समकक्ष नहीं कहूंगा मैं उनको, लेकिन हमारे यहाँ गुरुदत्त थे जिन्होंने क्राइम थ्रिलर से शुरू की और लास्ट में 3 अमर फिल्में दी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऑडियंस का दबाव है, या कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने जब एक अच्छा निर्देशक, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन जब होता है कि नहीं 3-4 लोगों में, जब 3-4 हेल्दी कंपटीशन है, मान लीजिए शुभजीत सरकार है, अनुराग कश्यप है, दिवाकर बनर्जी है, या सुधीर मिश्रा है, अगर हम अपने एनवायरनमेंट में एक अच्छा कंपटीटर देखते हैं तो हम खुद भी बेहतर रचने लगते हैं। तो क्या ऐसा यहाँ इस माध्यम में आपने नोट किया या महसूस कर रहे हैं? अजय सर, कोई भी जवाब दे। हाँ, हाँ, इसकी संभावना तो मुझे दिख रही है, और संभावना के तो जैसे आपने नाम लिया, श्री राम राघवन का भी नाम जोड़ लीजिए उसमें, और जी। भी दूसरे लोग हैं जो मुझे लगता है कि भविष्य का बेहतरीन एंटरटेनमेंट लेकर के आएंगे, फिल्मों में भी आएंगे, ओटीटी पे भी आएंगे, और ये लोग, और एक कंपटीशन भी होगा, वैरायटी भी होगी। सुजीत के यहाँ तो अब खूब बार बार दिख रहा है, और सुजीत के यहाँ जो चीज आ रही है ना, मैंने पिछले दिनों इस बात पे गौर किया, मैं न्यू थिएटर्स के बारे में पढ़ रहा था, जो बंगाल का सिनेमा था, जो डीएन सरकार की वजह से हुआ था। तो मुझे सुजीत में थोड़ा सा वो भद्रलोक जो था, वहां का आभिजात्य भद्रलोक, वो ट्रेडिशन, जो एक संदेश देना, समाज में बेहतर की उम्मीद करना, एक रेनाशा उस दौर का, वो 21वीं सदी में रेनासा शब्द इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लेकिन वो कहीं फिल्मों में सुजीत सरकार के यहाँ वो कोशिश थोड़ी सी दिखती है। सर वो आप बाजार एक के बात प्रभाव नोट में, करेंगे, सर आप एक बात नोट करेंगे, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, कि सुजीत सरकार अपने बंगाली अभिजात्य पर भी सटायर कसते हैं, बहुत बहुत ही सभ्य तरीके से। आप चाहे विकी डोनर में देखें, चाहे आप पीकू में देखें, वो अपने समाज की विद्रुपताओं पे भी बहुत बहुत ही शालीन तरीके से सटायर रचते हैं। सॉरी, आप आगे बढ़ाइए बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंगाली कल्चर को वो ला रहे हैं, जी 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 नहीं कह रहा जी हूँ, जी जो जी। सेंसिबिलिटी, जो बोध है उनका ना, वो कहीं ना कहीं बंगाल के उस ट्रेडिशन से आता है, जिसमें बिमल जी रॉय आते हैं, या दूसरे लोग, ऋषिकेश मुखर्जी आते हैं, तमाम लोग जो आते हैं उस थिएटर से, तो वो गुण सुजीत में है, ज्यादा है। लेकिन श्री राम राघवन बिल्कुल विदेशों से, विदेशी फिल्मों को पढ़ के और ट्रेंड होकर के बहुत ही समझदार डायरेक्टर के तौर पर हमारे सामने उभरते हैं, और हम उनकी फिल्में लगातार, जो उनकी फिल्में नहीं चली हैं, उनको भी अगर आप रेट्रो में देखें तो लगेगा कि ये आदमी भटका नहीं है अपने रास्ते से, असफल होने के बावजूद वो उसी रास्ते पर था जहां वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और कुछ उनके अपनी एक बहुत बड़े जगह फैन बना है रहा सर। है। जी, मैं वाकई सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ श्री राम राघवन। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। सर तो ये लेकिन सारी बातें हैं सर। बात सही है, तो मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। दरअसल मिहिर ने भी अभी बताया कि टेलीविजन पर कंटेंट अभी कुछ है नहीं, या आगे आ सकता है या नहीं। मैंने देखा कि टेलीविजन पर एक कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा दिखने में आ रहा है पिछले कुछ समय से, जिसमें हम ये महाराणा प्रताप या इस तरह के जो सीरियल है वो हम देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान पर, और इन पर ये आ गया है, और एक तरह से एक राष्ट्रवाद की भावना जो है पैदा की जा रही है लोगों में। टेलीविजन पर इस तरह के सीरियल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमने फिल्मों में भी देखा, विशाल भारद्वाज की अगर हम फिल्म की बात करें तो रंगून से पहले उनकी फिल्म आई थी मटरू की बिजली का मंडोला, और उसके बाद उनकी रंगून आती है फिल्म, जिसमें एक लास्ट में तिरंगा लेकर के भाग रही है कंगना रनौत, या राष्ट्रगान भी पीछे है। हमने फिल्मों में देखा है विकी कौशल मसान में काम किया उन्होंने, या अनुराग के सिनेमा में काम किया, और उसके बाद वो उरी पे जाते हैं, उरी जैसी फिल्म करते हैं। या अभी श्री राम राघवन की ही आपने बात की है, हालांकि उनकी फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, जैसा मुझे याद है कि वो एक फिल्म है जो आ रही वरुण धवन के साथ ही आ रही है, जो वॉर से रिलेटेड है या किसी आर्मी ऑफिसर पर ही बेस्ड है। सुजीत सरकार की भी ऐसी एक फिल्म आ रही है कैप्टन शेरगिल पर शायद। तो क्या ऐसा हो रहा है कि हम लोग सुजीत सरकार या श्री राम राघवन पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, राष्ट्रवाद या इस तरह के मुद्दों पर लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं? जी सर। अजय सर। राष्ट्रवाद तो आ चुका है, राष्ट्रवाद के प्रभाव में तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, उसके दबाव में भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्री राम राघवन के यहाँ ऐसा कोई प्रत्यक्ष
राष्ट्रवाद का प्रभाव दिखेगा। जो राष्ट्रवाद का असर है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से हाथ उमेट कर हो या कान पकड़ के हो, ये लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार, और फिल्मों में भी उसे लाने के वो उनको खेलने आता है इमेजेस से, और उसका इस्तेमाल जानते हैं वो, इसलिए वो लगातार प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इसके विरोध में, इसके विलोम में भी ऐसे सक्रिय फिल्मकारों को देखते हैं जो हो सकता है कि वो दिखाए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि उनको निर्माता मिल जाए, लेकिन कंटेंट के लेवल पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग समझौता करेंगे जी। ये मेरी अपनी राय। मिहिर, आप क्या कहते हैं? देखिए, जब आप ये कहते हैं कि पहले वो मसान करते हैं फिर वो उरी करते हैं, तो ये फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक अभिनेता से दो फिल्मों को पहचानना ही गड़बड़ है ना। मसान और उरी दो बिल्कुल अलग अलग फिल्में हैं, उसमें अभिनेता लीड कॉमन है, वैसे जैसे दो फिल्मों के बीच में सिनेमेटोग्राफर कॉमन हो सकता है, दो फिल्मों के बीच में कोई भी और तकनीकी इंसान कॉमन हो सकता है। वो उसकी अभिनेता की सोच से बनने वाली फिल्म नहीं होती है, वो निर्देशक या लेखक की सोच से बनने वाली फिल्म होती है। अभिनेता की खूबी वही है, अगर आप ये माने तो कि वो जिस फिल्म में काम कर रहा है उसकी सोच उसकी अपनी सोच लगने लग जाए। बड़ा अभिनेता वही है कि वो मैं ये मानूंगा कि अगर वो मसान में काम कर रहे हैं तो मसान की सोच विकी कौशल की सोच लगने लग जाए आपको फिल्म देखते हुए, और जब उरी में काम कर रहे हैं तो उरी की सोच उनको अपनी सोच लगने लग जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो सवाल था वो ये था कि क्या दबाव में, जब उरी एक सफल हो जाती है फिल्म, तो सफलता के दबाव में क्या आप उसे रिपीट नहीं करते हैं फिर से एक अभिनेता पर? बिल्कुल हाँ, ये देखिए, एक तो इंडस्ट्री का जो सिस्टम जिस तरह से काम करता है कि एक खास तरह की फिल्म चलती है तो दूसरी तरह की उस ढांचे की या उस तरह की लगने वाली फिल्म का बजट पास कराना या उसके प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट करवाना बहुत आसान होता है। तो कई बार आपको ऐसे प्रोजेक्ट को इस तरह के मोल्ड में बनाना पड़ता है। राष्ट्रवाद के ऊपर या कोई भी तरह की देशभक्ति की फिल्म के अंदर भी अच्छी बुरी दोनों तरह की फिल्में हो सकती हैं। इवन मैं तो इसमें भी भेद करूंगा कि आप उरी को बाकी राष्ट्रवादी फिल्मों के साथ में रख के देखेंगे तो गलती कर रहे हैं, है ना। एक मसाला राष्ट्रवादी फ्रॉड फिल्म देखते ही समझ में आ जाती है। उरी एक निर्देशक की पहली फिल्म है, उसके अंदर आपको राजनीतिक असहमति हो तो भी उसके अंदर एक ईमानदारी दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक है, उरी फिल्म के लिहाज से अंतर हमको, हाँ, वो फिल्म के लिहाज से बेहतर है। हमको उसके विचार से मुकाबला करना पड़ेगा। आप केवल राष्ट्रवादी फिल्मों की बहस करके उसे राष्ट्रवादी बता के वैसे खारिज नहीं कर सकते जैसे आप तानाजी को या और जो XYZ 100 करोड़ कमाने वाली दूसरी या मणिकर्णिका को या इस तरह की फिल्मों को खारिज कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट नहीं है ना। आपको उसके विचार से टकराना पड़ेगा। आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि उरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सेना को या हमारे पूरे जो राष्ट्रवाद के विचार है उसको एक खास तरह के फ्यूडल स्ट्रक्चर में बदलने का काम करती हैं, और हमको उस फ्यूडल स्ट्रक्चर से दिक्कत है। हमने जो संविधान बनाया है वो दरअसल उस फ्यूडल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। क्या संविधान के मूल्यों को आगे रखने की बात करना राष्ट्रवाद नहीं है? ठीक बात। हम राष्ट्रवाद के विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम फिल्म के विचार से टकराने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का राष्ट्रवाद इस तरह की फिल्मों में प्रस्तुत किया जा रहा है वो राष्ट्रवाद की कसौटी नहीं है, क्योंकि वो देश के सब लोगों को अपने राष्ट्र के अंदर शामिल नहीं करते। उस फिल्म के अंदर एक जगह पे नायक ये कहता है, मैं डायलॉग एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कि हमको जो स्ट्राइक करने जाना है उसमें खास तौर पे उस बटालियन के लोगों को रखा जाए जिस बटालियन के ऊपर हमला हुआ था, क्योंकि उनके अंदर एक व्यक्तिगत बदले की भावना होगी तो वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। क्या दो देशों की लड़ाई को व्यक्तिगत बदले में सीमित किया जा सकता है? क्या ये हमारी सेना का अपमान नहीं है? हमारी सेना क्या व्यक्तिगत बदले के लिए लड़ती है? या हमारी सेना उन आजादियों को बचाने के लिए लड़ती है जो हमारे देश ने हमारे हर नागरिक को मुहैया कराई? तो ये राजनीतिक बहस है, राजनीतिक पटल पे खड़े होके ही लड़नी पड़ेगी। इस बहस को आप सिनेमा की अच्छी बुरी तकनीक कह के खारिज नहीं कर सकते, है ना। ठीक इसी तरह से कबीर सिंह के बारे में भी मैं बात कहता हूँ कि कबीर सिंह की बहस एक खास तरह की पुरुष सत्तात्मक सोच से बहस है। आप उसे केवल खराब फिल्म कह के खारिज नहीं कर सकते। उसके अंदर वो सारी ट्रैपिंग्स नहीं है जो सलमान खान की फिल्म में होती है। ये बात हमको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। अजय सर भी शायद रिकॉग्नाइज करेंगे ये बात कि एक खास तरह की ऑथेंटिसिटी या ईमानदारी कबीर सिंह के अंदर है।
उसके विचार बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उनको विचार पे जब खड़े होकर लड़ाई करनी पड़ेगी, है ना। कबीर सिंह रेडी नहीं है। हाँ, रेडी नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और फिल्म को फिल्म के लिहाज से ही देखना चाहिए। हम दर्शक भी शायद अभी तक उतने मैच्योर नहीं हुए कि फिल्म के एक पूरी परफेक्ट फिल्म के लिहाज से देखा जाए। कबीर सिंह बात ठीक है कि ये नहीं है उस तरह की फिल्म, लेकिन फिर भी एक फिल्म के लिहाज से वो अच्छी फिल्म है और दर्शकों को बांध करके रखती है। ऐसा ही हमने शायद रोहित शेट्टी की फिल्मों में देखा। और अभी ये लॉकडाउन से पहले ही जो उनकी फिल्म आ रही थी, सूर्यवंशी का ट्रेलर मैंने देखा था, उसमें भी एक राष्ट्रवाद की भावना जो हमें नजर आती है वो दिख रही थी। उसके बाद भी वो एक पूरी मसाला फिल्म दिख रही थी। मुझे लगा था कि ये फिल्म वाकई में अच्छा बिजनेस करेगी। तो हाँ, फिल्म तो ये तो बड़ा आसान पैसा कमाने का शॉर्टकट है आजकल की। आप एक खास तरह की भाषा में, खास तरह की उग्रता के साथ में कुछ राष्ट्रवाद, वो उसमें पुलिस या सेना का कोई व्यक्ति नायक के तौर पे हो, आप वो बनाए और आप बड़ी आसानी से पहले हफ्ते में इतना पैसा कमा लेते हैं कि फिर बुरी भी है फिल्म तो भी वो लोगों को पता चलते चलते तो वीकेंड निकल जाता है ना। आप जॉन अब्राहम की वो कौन सी फिल्म थी जो अभी पिछले दिनों आई है? मद्रास कैफे। नहीं, मद्रास कैफे ठीक फिल्म, सत्यमेव जयते तो अच्छी फिल्म। हाँ, उसका तो सीक्वल भी बन रहा है, सत्यमेव जयते। हाँ, तो ये इसका बहुत आसान उदाहरण है। ऐसे शॉर्टकट हमारे सिनेमा के अंदर जब तक हम दर्शक के तौर पे उसको बॉक्स ऑफिस पे खारिज नहीं करेंगे तब तक वो चलते रहेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन बॉक्स ऑफिस पे ऐसी 2 फिल्में बुरी तरह गिरी और 10 फिल्में जो बनने वाली में बैठ जाएंगी, ये भेड़ चाल है। इसमें कोई देशभक्ति नहीं, बनाने वाले भी देशभक्ति नहीं, कोई राष्ट्र को उन्नत करने के लिए नहीं बना रहे। मेरा सवाल था वो यही था कि टीआरपी जो है उसका दबाव आपसे ये सब काम करवा लेता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो विक्की कौशल हो, या वो रोहित शेट्टी या ये लोग हो। यही सवाल था मेरा कि टीआरपी या पैसा, जो व्यावसायिक सफलता उसकी जो है, वही ये काम करवा रही है। बाकी हम न्यूटन जैसी फिल्म को याद नहीं रखते, जो भी एक तरह से राष्ट्र। मैं ये भी कह रहा हूँ कि व्यावसायिक सफलता भी एक तरह का भ्रम है, क्योंकि जो हमारा बॉक्स ऑफिस है उस पे पहले हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी कमाई, आप जितने हॉल में रिलीज कर रहे हैं, आपने कौन सी तारीख चुनी है, इतने फैक्टर काम करते हैं, उसके अंदर आपकी मोनोपोली अगर है तो आप उसका रिकवरी कर जाते हैं, है ना। तो अगर आप बराबर की जमीन पे खड़े होकर खेलेंगे तो मैं कह रहा हूँ व्यावसायिक रूप से भी पिटेंगी ये फिल्में। ये बिल्कुल सही बात है, व्यावसायिक रूप से भी सफल नहीं होंगी। कुछ मुझे लगता है कि कुछ हमें लगता है इसका हल शायद इसका हल हो सकता है। तो है कुछ मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटा 41 मिनट हमें चारों को मालूम नहीं चला, हमने लंबी बात कर ली है। और मैं आपको आप इस बाद में जैसा चाहे मोड़ दे, बस मैं लास्ट में 2 बातें कहना चाह रहा हूँ कि हमने बहुत सारी वेब सीरीज, फिल्मों और पैरेलल सिनेमा पे बात की, लेकिन मैं फिर भी आशावान हूं कि कहानियों में जो एक फैंटेसी का एक रोल होता है, जो हमने देखा है ट्रॉय में, ग्लैडिएटर में, हैरी पॉटर में और इस तरह की फिल्मों में, मैं उनका भी मुरीद हूं। और मैं चाहता हूं फैंटेसी का भी एक अपना स्पेस होता है, हर समाज में होता है। हर समाज के बच्चों को, चाहे वो बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, उन्हें एक हीरो चाहिए होता है। और अगर हम किसी सही तरीके से अनुवाद करें, महाभारत का जैसे एक एपिक में उन्होंने महाभारत को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, तो ये कहानियां अगर हम सही ढंग से भी पढ़ाएं, और फैंटेसी और साथ में यथार्थ दोनों समाज के लिए आवश्यक है। मेरी बात बस यही है, बाकी मैं कुछ पे छोड़ता हूँ। नहीं, ये बात सही है कि इस तरह की फिल्में हॉलीवुड तो खैर बना ही रहा है, बॉलीवुड में हम लोग भले ही नहीं बना पाए शायद अब तक। टेक्नोलॉजी हो सकता है एक कारण, या बजट एक कारण हो सकता है। हालांकि बाहुबली हम कह सकते हैं कि हमारे पास में है, पर वो मूल रूप से हिंदी भाषा की फिल्म नहीं है, वो भी डब हुई है। अगर हिंदी की बात करें तो ऐसी फिल्म हमारे पास में है नहीं। बजट भले ही ज्यादा हो, बजट ज्यादा होने के बाद में भी, और उस तरह का VFX और सब कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के बाद में भी, हम लोग हाउसफुल 4 जैसी फिल्में ही बना पा रहे हैं। तो इस पर मैं चाह रहा हूँ 1-1 मिनट में हाँ सर, आधे मिनट में आप खत्म करने से पहले आधे मिनट में सर आप दोनों, अजय सर और मिहिर दोनों अपनी एक बात रखते हैं। जी हाँ मिहिर। मैं बस यही याद दिला रहा हूँ, मुझे अभी आपकी बात सुनते हुए याद आया, आप अनुराग कश्यप का कोई भी पब्लिक इंटरेक्शन या कोई भी इस तरह का उनकी बातचीत देखे ना जिसमें लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आज भी उनकी सारी रिलीज हुई फिल्मों को छोड़ के जिस एक फिल्म के बारे में उनके ऑडियंस उनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछती है आज भी, वो है सर डोगा का क्या हुआ। सर डोगा कब बनेगी। ये मतलब
इस तरह की फिल्मों की गुंजाइश हमारा सिनेमा कब दे पाएगा जिसमें आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकें और उसके ऊपर बजट की कोई लिमिट भी नहीं हो। दिक्कत ये है कि जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट के लेवल पे बढ़ते जाते हैं, आप अपनी आजादी, एक रचनात्मक आजादी ज्यादा होती जाती है, वैसे वैसे आपका खतरा बढ़ता जाता है और वैसे वैसे आपका बजट जो है वो आपको उस एक्सपेरिमेंट को करने से रोकता है। तो ये दोनों चीजों को साथ में लाना बहुत मुश्किल है, बड़ा बजट और बड़ा एक्सपेरिमेंट, है ना। शायद बॉम्बे वेलवेट सफल हो जाती तो अनुराग कश्यप ऐसी कोई दूसरी फिल्म बनाने की कोशिश कर पाते, लेकिन बॉम्बे वेलवेट भी इसीलिए असफल हुई क्योंकि बजट जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट की जो रचनात्मक आजादी है वो सिकुड़ती गई और इस वजह से वो आगे डोगा अगर कभी बन पाती तो डोगा का विचार भी उस फिल्म के साथ में गिर गया। जिस किताब के ऊपर मुंबई फेबल्स के ऊपर वो कहानियां हैं उसी का एक पार्ट डोगा के ऊपर भी है। तो मतलब ये आप सोच सकते थे कि कभी डोगा के ऊपर फिल्म बनेगी तो वो किताब उसका एक आधार बन सकती है, पर एक फिल्म की असफलता आगे कई फिल्मों को खत्म कर देती है। फैंटम की ही एक फिल्म थी, फैंटम फिल्म्स की ही, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अनिल कपूर के बेटे जो है उन्होंने उसमें रोल किया था, मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा, हर्षवर्धन शायद। तो औरंगजेब नहीं। अच्छा, दूसरी ये विक्रमादित्य की फिल्म थी। विक्रमादित्य की फिल्म जो थी। जी मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उसमें भी कुछ शायद सुपर हीरो टाइप का कुछ मैं देखी नहीं है फिल्म इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए वो एस्टेब्लिश। भावेश जोशी सुपर हीरो, भावेश जोशी, एग्जैक्टली। मुझे इसलिए याद है कि मैंने जयपुर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो फिल्म देखी थी हॉल में अकेले। अच्छा, मैंने फिल्म देखी नहीं, कैसी फिल्म थी आप बता दीजिए। नहीं, अच्छी फिल्म है, पर अजय सर हम शायद जरूर, मुझे लगता है हम चारों काफी समय ले लिया हमने। अजय सर आप अपनी बात करें और फिर कुछ मैं आपसे चाहूंगा कि आप लास्ट में बस हम विराम देंगे अजय सर की बात के बाद। नहीं, आखिरी बात जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही संभावनाएं दिख रही हैं और संभावनाएं निर्देशकों के लिए दिख रही हैं, लेखकों के लिए खास करके दिख रही हैं और वैसे कलाकारों के लिए दिख रही हैं जो मेन स्ट्रीम कलाकार नहीं माने जाते, क्योंकि वैसे कैरेक्टर उनको मिलने वाले हैं। तो और दर्शक उसके लिए तैयार रहें और अभी जो मौका मिला है, सिर्फ आप लोगों ने विदेशी सिनेमा का काफी नाम दिया कि वो सब फिल्में आ रही हैं, हम पहली बार तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, अपनी स्थानीय भाषाओं की फिल्में भी देख पा रहे हैं और कंटेम्परेरी फिल्में देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्लासिक फिल्म देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कितना बेहतरीन काम उधर हो रहा है। आप देखें तो उनके यहाँ जो काम हो रहा है दूसरी भाषाओं में, वो हिंदी से बहुत आगे का काम हो रहा है। बिल्कुल सारे एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं, तो उन पर भी फोकस करने की जरूरत है और हिंदी ऑडियंस को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, अपने विजन का विस्तार करना पड़ेगा, चेहरों को देखने में, किरदारों को देखने में इसका विस्तार करना पड़ेगा। भाई ये दूसरी पृष्ठभूमि के नायक हैं, इनका रंग रूप ऐसा होता है। हाँ, जैसे हम लोग बहुत दिनों से मानते हैं कि अश्वेत सुंदर नहीं होते जी, हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक बात, सारे लोग सुंदर होते हैं, सारे नायक सब किरदारों पर डिपेंड करता है। तो वो एक विस्तार, मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस को भी थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी इस भविष्य के सिनेमा के लिए। और अब ये फर्क नहीं रहेगा कि मैं हिंदी का दर्शक हूँ तो हिंदी सिनेमा ही देखूंगा, मैं दुनिया का कोई भी सिनेमा उसी समय देख सकता हूँ जिस समय वो रिलीज हो रही है। हाँ, डबिंग की सुविधा हो गई है या सबटाइटल्स की सुविधा हो गई है, जिसकी वजह से हम अपनी भाषा में ही उस फिल्म को देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा मौका है जी। अनुराग जी ने स्केल की बात की थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह का क्राउन जैसा कोई उस स्केल पे बना हुआ कोई वेब सीरीज हम भारत के अंदर बनाया गया देखें, और मेरे ख्याल से भारत की आजादी की लड़ाई या भारत के बंटवारे का जो टाइम है उसके ऊपर हमारे पास में उस तरह की स्केल के साथ में चीजें अगर हम बना पाए तो शायद मतलब बहुत बड़ी चीज हो सकती है। वेब सीरीज के अंदर क्या उसकी गुंजाइश निकल पाएगी, उम्मीद तो की जा सकती है। और अगर हम वैसा कुछ बना पाए तो मुझे लगता है वर्ल्ड ऑडियंस के लिए, अभी तक हम हमारी वेब सीरीज हम खुद देख रहे हैं, अभी हमारे पास में अगली सीढ़ी जो है वो है कि हम जैसे विदेशों की प्रसिद्ध वेब सीरीज देख रहे हैं, हमारी वेब सीरीज दुनिया भर में लोग देखें। भाषा का बंधन इसके अंदर नहीं रोल प्ले कर रहा है। जैसे एनआरकी का अनाउंसमेंट हुआ है अभी, हाँ, एनआरकी हिंदी में नहीं बन रही है, वो अंग्रेजी में बन रही है। सर मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, बड़ा रहेगा,
ये खतरा मैं- रहेगा कि हम अपनी भाषाओं को, जो भारतीय भाषाएं हैं, उनको छोड़ के इंटरनेशनल होने के चक्कर में कहीं कुछ अलग से ना अपना लें। मैं इसमें बस ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप अनार्की को भी देखें, क्योंकि मैंने उपन्यास पढ़ा है, उसके किरदारों को अगर, या जो मुख्य किरदार उसमें रोल प्ले करेंगे, जो कहानी जिस पीरियड की है और जो किरदार है उसमें 30 से 40% ऐसे किरदार हैं जिनको मूलतः अंग्रेजी ही बोलना चाहिए, और वो अंग्रेजी बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर आपको मीर जाफर या सिराजुद्दौला या शाह आलम अंग्रेजी बोलते हुए दिखाई देंगे तो वो अपनी ऑथेंटिसिटी खो देगी। हमारी वेब सीरीज अपनी हर किरदार इसी बात का डर है, इसी बात का डर है। हाँ, तो मुझे लगता है वेब सीरीज जिस दिशा में अभी जा रही है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर किरदार वही भाषा बोले जो उसकी भाषा है। और मतलब नार्कोज या ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि अब इस बात को एक तरह से इसकी गुंजाइश बना रहे हैं कि हमारा जो वेब सीरीज की दुनिया है वो बहुभाषीय हो सकती है। मतलब उसमें 6 या 8 भाषाओं की उपस्थिति एक ही फिल्म के अंदर हो, और आप उसे एग्जॉन, अगर हमने हालिया फिल्म एग्जॉन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जी अभी जो आई है पिछले हफ्ते, और उसमें नॉर्थ ईस्ट, उसका नाम अखोनी है, कुछ उसका नाम अखोनी है, प्रोनाउंसिएशन की तरह। अच्छा ओके। तो वो फिल्म में हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट की ही कई सारी भाषाओं में संवाद है, और हमें भी पता चल रहा है जी। तो ये भी जी, सबटाइटल्स का रोल बहुत बढ़ जाता है इसके अंदर। तो हमको सबटाइटलर्स की जरूरत है। हमारे अलग अलग भारतीय भाषाओं के अंदर ऐसे लोग जो कि भाषा की भी समझ रखते हैं और इस सबटाइटलिंग की तकनीक की समझ रखते हैं, इसके लिए कोई कोर्स शुरू किया जाना चाहिए हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर। इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। इसकी एक बड़ी जरूरत हमारी इंडस्ट्री को पड़ने वाली है। तो मुझे लगता है संदर्भ के साथ ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है हम तकनीक भी समझते हो और भाषा भी समझते हो। मुझे लगता है हम चारों को दोबारा मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बिल्कुल मिलना पड़ेगा। एक बात जो कहना चाह रहा हूँ कि सबटाइटल्स के साथ ऑडियो डिस्क्रिप्शन जो है वो अभी तक हमारी सीरीज में या फिल्मों में नहीं आया है। शायद यूनुस जी से मेरी बात हो रही थी या व्हाट्सएप पे, उन्होंने बताया कि गुलाबो सिताबो में ये प्रयोग किया गया है। गुलाबो सिताबो ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ है। हालांकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट वो भी आवश्यक है। अभी तक हिंदी में नहीं शुरू हुआ है। तो आज समय काफी जल्दी निकल गया है, बातचीत बड़ी अच्छी रही। और राम शर्मा की एक टिप्पणी है यहाँ पर कि सिनेमा देखने के पर्पस में बहुत कुछ समझने की कोशिश की, आज एक नया नजरिया मिला। राम शर्मा ने पहला कमेंट भी उन्हीं का ही था, मतलब वो 1 घंटे और 51 मिनट से देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। हाँ, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने फिर से एक कमेंट आया कि येलो ड्रेस कोड है क्या? तो जी वैसे तो हमने सुबह ही सबको एक दूसरे को फोन करके तय कर लिया था। हमने अजय जी से जरूर येलो पहनवा दिया बाद में, जब हमें पता चला कि 5 मिनट पहले लाइव शुरू होने से कि हम तीनों लोग, बाकी लोग संयोग से येलो पहन करके आए। तो खैर ये बड़ा अच्छा रहा आज का संवाद। बहुत सी चीजें मुझे भी कुछ जानने को मिला, और कभी किसी रोज फिर से इसी तरह से इस बार थोड़ा और समय लेकर के बातचीत की जाएगी, जिन पर और भी उन पहलुओं को इसमें शामिल किया जाएगा जिन पर आज इसको आप सीजन 1 सीजन 2 करके चलाएं, और बातचीत 1 घंटे की ही रखें। 1 घंटे की रखें, और हम भी एक सीरीज चलाएं अपनी। हाँ, सीरीज चलाएं कि ये सीजन 1 खत्म, अब सीजन 2 में आएंगे फिर। जी बिल्कुल। शुक्रिया मीर, शुक्रिया अजय जी, और शुक्रिया कुश। आपको अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया और हमें बुलाने के लिए शुक्रिया आप तीनों का, और बाकी सबका जो हमें इतनी देर से देख रहे हैं, और सबके जो कमेंट जिन्होंने किया उन सभी का शुक्रिया। तो अब मैं सबसे लेता हूँ। थैंक यू। चलिए।